हैं आप सभी। आज हम और आप देखने जा रहे हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 6। अगर आपने पिछले 5 पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उन्हें जाकर देख लीजिए, तभी आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जिना माइकल के कमरे में गई और माइकल उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। तब जिना ने उस पर ड्रिंक गिरा दिया और जब माइकल टाई का पिन उतार कर नीचे जा रहा था तब ली और एंड्रयू वेटर के ड्रेस में वहाँ जिना को बचाने आ गए। माइकल दरवाजे के पास आने लग जाता है तो पार्ट 6 की शुरुआत में जिना दोनों को डांटती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए। वो भी कह देते हैं कि तुम ना एकदम पागल हो चुके हो, हम तुम्हारे लिए परेशान होकर तुम्हें बचाने आए हैं और तुम कह रही हो कि यहाँ पर क्यों आए। इतने में दोस्तों माइकल पास आ जाता है तो जिना कहती है पता नहीं कौन है ये, लगता है गलत कमरे में आ गए। कहकर वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। माइकल भी उस पर विश्वास करके नहाने चला जाता है। इसी बीच दोस्तों जिना उसकी टाई पर ना अपना कैमरा वाला पिन फिक्स कर देती है एंड यहाँ मोजो ये सब कुछ देखकर बड़ा खुश होता है कि आखिर जिना अपना काम करने में सफल रही। जब माइकल नहाकर बाहर निकलता है तो जिना वहाँ पर नहीं होती। उसने माइकल के लिए एक नोट छोड़ा होता है कि आई एम सॉरी माइकल, लगता है मैं इतनी जल्दी ये कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे वक्त चाहिए। नोट को देखकर माइकल हंसता है। अगले सीन में ली और एंड्रयू माइकल के साथ एक कैसीनो में खेल रहे होते हैं। ये इनका दोस्तों दूसरा प्लान है। माइकल को ये गेम बहुत ही पसंद है और आज तक वो इसमें कभी हारा नहीं। इनका प्लान ये है कि अगर ली या एंड्रयू माइकल से जीत जाए तो माइकल इम्प्रेस हो जाएगा और इस तरह वो माइकल के करीब जा पाएंगे, उसके साथ दोस्ती होगी और वो माइकल के बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। इस तरह वो उसके नकली मेडिसिन के बिजनेस के बारे में जान पाएंगे। दोस्तों अब असल में माइकल के टाइम में जो कैमरा है उसके जरिए ये लोग जान पाते हैं कि उसके पास कौन से कार्ड्स हैं, इसलिए वो आराम से खेल रहे होते हैं। पहला गेम ली जीत जाता है। माइकल तो तंग रह जाता है कि ये जीता कैसे, वो भी मुझसे। एंड्रयू को जलन होने लगती है कि कैमरे से देखकर तो मैं भी जीत नहीं पाया। तो इसके बाद एंड्रयू 4 गेम जीत जाता है क्योंकि वो भी माइकल की तरह ये गेम खेलने में बड़ा माहिर है। माइकल तो दोस्तों पूरी तरह चिढ़ जाता है कि ये आज हो क्या रहा है, मैं एक बार भी जीत नहीं पा रहा। फिर वो अपना टाइम उतारकर आराम से खेलने का फैसला करता है, पर बिना कैमरे के तो ये लोग ठीक से खेल नहीं पाएंगे। अब तो रोशी कहती है कि सर गेम को रोक देते हैं। मोजो कहता है नहीं, इस वक्त रोका तो फिर उसके साथ मेलजोल बढ़ाने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। मतलब दोस्तों अब ली और एंड्रयू को अपनी काबिलियत के बल पर खेलना होगा। यहाँ गेम आखिरी सिरे पे होता है और ली डर डर कर अपने कार्ड फेंकता है और उसकी किस्मत बड़ी अच्छी होती है, इस बार भी वो जीत जाता है। ली बड़ा खुश होता है, साथ ही मोजो भी बड़ा खुश होता है। और माइकल वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि वो हार गया। वो कहता है मुझे लगता है ये जगह ठीक नहीं है, चलो किसी और क्लब में जाकर खेलते हैं। लेकिन ली कहता है कि सॉरी मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे अभी जाना होगा। एंड्रयू भी मीटिंग का बहाना करता है। माइकल अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन दोनों का कार्ड ले लो, मैं दोबारा इनसे मिलना चाहूंगा। इस तरह दोस्तों इनका सेकंड प्लान भी सफल रहा। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि जेजे चाइना गया हुआ है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ली गेम जीत गया और शायद माइकल उससे अपना बिजनेस पार्टनर बनाएगा। पर जेजे तो एंड्रयू को जिताना चाहता था। जेजे का असिस्टेंट कहता है कि ली को बाहर करने की क्यों सोच रहे हैं, वो इतना काबिल लड़का है, अगर हम उसे अपने साइड में ले ले तो वो हमारी मदद आराम से कर सकता है। जेजे कहता है तुम ठीक कहते हो, लेकिन वो चेयरमैन का बेटा नहीं है ना, एंड्रयू चेयरमैन का बेटा है, इसलिए हमें उसके जरिए ही अपना मकसद पूरा करना होगा। दूसरी ओर चेयरमैन की वाइफ के साथ पैनी बात कर रही होती है और तब वहाँ पर किमी आ जाती है। वो चेयरमैन की वाइफ से कहती है आपने फोन पर ये क्यों कहा कि मैं एमएलए की पोजीशन के लिए ना लड़ूं, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ। चेयरमैन की वाइफ कहती है तुम किसी मामूली आदमी के खिलाफ नहीं लड़ रही, तुम मेरे हस्बैंड के खिलाफ लड़ रही हो जो कि पॉल के बेटे को एमएलए बनाना चाहता है। किमी कहती है मुझे लगा आप मुझे सपोर्ट करेंगी, पर आप भी अपने पति की तरह निकली, और मैं उस पोस्ट के लिए जरूर लड़ूंगी। और ये कहकर किमी गुस्से में चली जाती है। दोस्तों दूसरी ओर माइकल को उसका असिस्टेंट एक नंबर ला कर देता है और बताता है कि ये जिना का नंबर है, हमें अभी अभी पता चला। माइकल बड़ा खुश हो जाता है। यहाँ अपनी टीम को दिखाते हैं जिनसे मिलने जेजे आया है। वो कहता है कि अब तुम लोगों को यहाँ ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, अब कंपनी के जासूसी एजेंट्स माइकल को पकड़वा देंगे। इसके बाद हमें सिर्फ एंड्रयू और शेल की जरूरत है, बाकियों को वापस सियोल चले जाना होगा। ली तो गुस्सा हो जाता है कि हम वापस क्यों जाए, मेहनत तो हम सब ने मिलकर की है। पर जेजे कहता है कि तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कंपनी नहीं चलेगी, जो कह रहा हूँ उसे मान लो। वैसे भी माइकल ने ना तो तुम्हें कांटेक्ट किया है और ना ही तुम लोग कोई खास पता लगा पाए कुछ। जीना कहती है अच्छा हम सब ने रिस्क लेकर अपना काम किया है और आप अचानक हमें बाहर निकाल नहीं सकते। और जेजे दोस्तों उसको भी चुप करा देता है। लेकिन तब मोजो इन्हें सपोर्ट करता है। जेजे तो उसकी भी नहीं सुनता और कहता है कि इस वक्त कंपनी बहुत बड़ी मुसीबत में है, कंपनी का इमेज खराब होने की स्थिति में है। अगर डोडो ग्रुप डूब गया तो क्या तुम लोग उसको बचा पाओगे। मैं कंपनी का लॉयर हूँ और कंपनी की भलाई किसमें है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। बहस मत करो मुझसे और कल वापस जाने की तैयारी करो। तब जिना के फोन पर माइकल का मैसेज आता है कि मैं माइकल हूँ, प्लीज मुझे इस नंबर पे कॉल करो। जिना तुरंत उसको सबको दिखा देती है कि ये देखो आ गया माइकल का मैसेज, वो मुझसे मिलना चाहता है। एंड अब जेजे चिढ़ जाता है कि उसका ये प्लान भी फ्लॉप रहा। वो कहता है कि ठीक है सब अपना काम जारी रखो। अगले दिन जिना तैयार होकर दोस्तों माइकल से मिलने जाती है। वो जिना को गुलदस्ता देकर कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो,
अब जिना इधर उधर देखने लगती है। असल में ली और एंड्रयू उसकी हर चाल पे नजर रख रहे थे और साथ ही साथ जिना के कान में एक छोटा डिवाइस होता है जिसके जरिए वो ली और एंड्रयू के इंस्ट्रक्शन को सुन रही थी। ली कहता है कि अरे पागल लड़की, हमारी तरफ क्यों देख रही हो, फंसाओगे क्या? माइकल की आंखों में देखकर बात करो। जिना माइकल को देखती है। माइकल उसे अपनी कार में बिठाता है तो ली और एंड्रयू भी चुपके से अपनी कार में बैठ जाते हैं। ली कहता है कि अरे यार, उससे पूछो कि वो तुम्हें किस नरक में लेकर जा रहा है। यहाँ जिना पूछती है कि माइकल, हम जा कहाँ रहे हैं? वो भी कह देता है कि अरे सरप्राइज है तुम्हारे लिए। असल में दोस्तों, वो जिना को एक ऐसी जगह पे ले जाना चाहता है जहाँ चाइना का कोई कल्चरल प्रोग्राम चल रहा होता है। जिना बड़ी खुश दिखती है और जोर जोर से हंस रही होती है। अब ली एंड्रयू से पूछता है कि क्या तुम्हें इतनी जोर से हंसने वाली लड़की पसंद है? वो कहता है कि कभी नहीं। ली कहता है मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन ये महारानी पटाखे की तरह पता नहीं क्यों हंस रही है, एकदम पागल लग रही है ये। एंड इनकी बातें सुनकर जिना चुप हो जाती है और माइकल पूछता है तुमने अचानक ये हंसना बंद क्यों कर दिया? हंसते हंसते तो बहुत प्यारी लगती हो और मुझे तो तुम्हारी हंसी चाहिए बस। जिना को दोस्तों उसकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है और वो फिर से हंसने लग जाती है। एंड्रयू माइक में कहता है कि सुन बेटिया, वो तेरी तारीफ करने के बाहर है तो उससे न जाने क्या क्या करवाने वाला है, चुप हो जा चुपचाप। जिना कान पर हाथ रखकर उसे डांटती है कि चुप हो जाओ गधे। माइकल ये देख लेता है और पूछता है अरे क्या हो गया तुम्हें? जिना कहती है यहाँ ना मच्छर बहुत है एंड मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी है, किसी रेस्टोरेंट चले? वो भी कहता है ठीक है चलो चलते हैं, कहकर वो आगे निकल जाता है। अब जिना कान में रखा डिवाइस निकाल कर फेंक देती है कि नहीं चाहिए मुझे तुम दोनों के इंस्ट्रक्शंस। ये दोनों यहाँ चौंक जाते हैं कि भाई ये काम करने आई है या फिर कुछ और। ये लोग भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। माइकल को एक बिजनेस कॉल आता है जिसे अटेंड करने के लिए वो उठ कर जाता है। अब ये दोनों जाकर जिना को डांटने लगते हैं कि डिवाइस क्यों निकाल दिया तुमने। इतने में माइकल वापस आ जाता है पर दूर से वो इनका चेहरा ठीक से देख नहीं पाता। इतने में ली और एंड्रयू मुड़कर अपने टेबल पर चले जाते हैं। माइकल उनके टेबल के पास आकर पूछता है कौन हो तुम लोग? इतने में ली जरा सोचकर झट से ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो एंड्रयू के साथ लिप लॉक कर रहा है। माइकल इन्हें ये समझ कर चला जाता है। असल में लिप लॉक नहीं, लेकिन जब वो मुड़ते हैं तो दोनों के लिप्स टच हो जाते हैं। एंड्रयू तो ली पर थूक ही देता है और फिर बार बार माउथ वॉश करने लग जाते हैं दोनों। इन सब के बीच वो माइकल और जिना को खो देते हैं। मोचो इनको डांटता है कि मैंने तुम्हें उन पर नजर रखने को कहा था, कहाँ मर गए तुम लोग? असल में दोस्तों माइकल और जिना बीच पर होते हैं। तब माइकल को एक कॉल आता है। असल में एंड्रयू कॉल करता है और उसे बता देता है कि ली और जिना दोनों डोडो ग्रुप के स्पाइस हैं और वो तुम्हें पकड़वाने के लिए चाल चल रहे हैं। मैं एक लॉयर हूँ, इसलिए तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। माइकल कहता है अच्छा तो तुम मेरे साथ गेम खेलने आए थे ना, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूँ? एंड्रयू बताता है कि तुम्हारे टाइम में जो पिन है उसे जिना ने चेंज कर दिया और उसमें कैमरा लगा हुआ है, चाहो तो जाकर देख लो। बस दोस्तों माइकल को जिना पर यहाँ से शक हो जाता है। दूसरी ओर दिखाते हैं कि जेजे ने ही एंड्रयू से कहा था कि माइकल को फोन करके सारी चीजें बता दो। जेजे दोस्तों ली और जिना को फंसाना चाहता था ताकि माइकल ली और जिना को खत्म कर दे और डोडो ग्रुप की ट्रेनिंग में एंड्रयू फर्स्ट आ जाए। बस उसका एक ही मकसद है कि एंड्रयू को फर्स्ट लेकर आना। दूसरी ओर माइकल गेम खेलने के लिए ली को अपने घर पर इनवाइट करता है। ली नहीं जानता कि माइकल को सच पता चल चुका है। वो माइकल के घर चला जाता है। वहाँ एक बुजुर्ग उसे ड्रिंक देता है और ली पी भी लेता है। कुछ देर के बाद वो हो जाता है बेहोश। उसे कमरे में लेकर जाकर एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं। माइकल जिना को भी अपने घर लेकर आता है। ली को इस हाल में देखकर वो माइकल से पूछती है ये सब चल क्या रहा है? वो भी थोड़ा कड़कर कहता है कि देखते जाओ यहाँ क्या होता है अब। फिर दोस्तों वो बुजुर्ग ली को एक सीरम इंजेक्ट करता है। लगता है ये ली से सच उगलवाने जा रहा है। यहाँ दिखाते हैं कि डोडो ग्रुप में आने से पहले पेनी ने ली को बहुत ट्रेन किया था कि किस तरह तुम अपने सबकॉन्शियस मेमोरी को कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई तुम पर लाई डिटेक्टर यूज करे तो उनसे सच बताए बगैर तुम कैसे बच सकते हो, ये सारी चीजें उसको सिखाई गई थी। एंड दोस्तों ली यहाँ पर उसी मेथड को फॉलो करता है। जब ली से उसका नाम पूछा जाता है तो वो बताता है चैंग, क्योंकि यही नाम उसने डोडो ग्रुप को बताया होता है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम मुझ पर जासूसी करने आए हो? वो कहता है कि हाँ। किसके लिए काम करते हो तुम? डोडो ग्रुप के लिए। और क्या ये लड़की तुम्हारी टीम की है? वो कहता है हाँ। इस तरह वो सब कुछ बता देता है। जिना कहती है पर तुम हमें कुछ नहीं कर सकते, डोडो ग्रुप के लोग हम पर नजर रखे हुए हैं। वो कहता है कि पर क्या फायदा, तुम दोनों तो यहीं पर मरने वाले हो। कहकर वो उस बुजुर्ग से कहता है कि इन दोनों को खत्म कर दो। लेकिन अचानक ली चाइनीज में कुछ कहने लगता है पर जिना को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसको चाइनीज आती नहीं। यहाँ सीन सीधे दूसरी ओर शिफ्ट होता है। अगले सीन में माइकल बाहर आता है और वहाँ खड़े एंड्रयू से कहता है तुम ठीक कह रहे थे, वो दोनों डोडो ग्रुप के स्पाइस है, पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें मेरे बिजनेस में पार्टनर बनना है? एंड्रयू कहता है हाँ, वैसे मैं एक लॉयर हूँ, अगर तुम्हें कोई लीगल प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। माइकल कहता है तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें अपना पार्टनर जरूर बनाऊंगा। एंड्रयू पूछता है कि तुमने उन दोनों के साथ किया क्या वैसे? माइकल कहता है वही जो गद्दारों के साथ करना चाहिए वही किया है। यहाँ से दिखाते हैं कि ली और जिना वहाँ से जिंदा बाहर निकलते हैं। लगता है माइकल ने उन्हें मारा नहीं। ली कहता है कि हमारी टीम में एक भेड़िया है जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, वरना तो चाइना में अपनी अर्थी उठती।
यहाँ जेजे बाकी कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है। सभी एंड्रयू की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहे होते हैं। जेजे कहता है कि एंड्रयू माइकल का पार्टनर बनने जा रहा है और अब हम उसके नकली मेडिसिन के बिजनेस को आसानी से बंद कराकर उसे अरेस्ट करवा पाएंगे। बस क्या था, इतने में ली और जिना वहाँ आ जाते हैं। ली कहता है कि हमारी टीम में कोई गद्दार मौजूद है, उसने हमें फंसाने की कोशिश की है। तुम्हें पता है कि हम बड़ी मुश्किल से बचकर आए हैं। अब सबको एंड्रयू को तारीफ करता देख कर ली पूछता है, ओहो तो क्या तुम ही हो गद्दार हो? पर जेजे कहता है कि यही तो हमारा प्लान था कि तुम्हें यूज करके एंड्रयू माइकल का पार्टनर बनेगा और हम अपना मकसद पूरा करेंगे। तुमने वाकई अपना किरदार बखूबी निभाया और एंड्रयू ने अपना बहुत अच्छे से निभाया। इसमें गद्दारी की कोई बात नहीं है। अब तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, जो करना है एंड्रयू कर लेगा। देखा दोस्तों, जेजे कितनी चालाकी से यहाँ पर हैंडल कर रहा है और ये कहकर वो चला जाता है। ली को बहुत गुस्सा आता है। जब एंड्रयू जिम में होता है तो ली उसका गला दबाते हुए कहता है कि तुमने ठीक नहीं किया। अगर मैं और जिना मर जाते तो क्या होता? वो तो दोस्तों एंड्रयू को लगभग मार ही डालता, लेकिन रोशी उसको रोक देती है। एंड्रयू कहता है, तुम मुझे गद्दार क्यों कह रहे हो? है न मैंने तुम पर भरोसा किया, न कभी तुमने मुझ पर। फिर मैं गद्दार कैसे हो गया? मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझसे मुकाबला कभी कर ही नहीं सकते, तुम हार गए हो। ली कहता है कि ठीक है, वो तो जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं हूँ कौन। कहकर वो चला जाता है। दोस्तों, रोशी अब एंड्रयू से पूछती है कि सच बताओ जेजे तुम्हारी इतनी मदद क्यों कर रहा है? तुम हो कौन आखिर? मैं कौन हूँ ये तो तुम्हें आगे जाकर ही पता चलेगा। ये कहकर एंड्रयू चला जाता है। ली और जिना बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो मरते मरते बचे थे। जिना को थोड़ा रिलैक्स करवाने के लिए ली उसे पानी में धकेल देता है और फिर थोड़ा दोनों आराम से एंजॉय करते हैं। वहाँ दोस्तों पेनी एक औरत पर नजर रखे हुए है। असल में नेल की प्रॉपर्टी का जो एमएलए मर गया था, ये उसकी वाइफ है जिसका नाम है केनिया। पेनी का प्लान है कि जिस एमएलए की पोस्ट के लिए किमी और चेयरमैन की रिकमेंडेशन में पॉल का बेटा लड़ रहा है, उस पोस्ट के लिए पेनी केनिया को खड़ा करना चाहती है क्योंकि इस इलाके में लोग केनिया को जानते हैं और उसे बहुत मानते भी हैं। इतना ही नहीं, रिसेंटली यहाँ के कैंसर पेशेंट्स के लिए भी केनिया ने बहुत कुछ किया था। अगर वो एमएलए बन गई तो इसमें पेनी का फायदा होगा। केनिया सारे पेशेंट्स के लिए खाना बनाकर बड़े प्यार से लेकर आती है, लेकिन उसे देखते ही सभी जल्दी से लेट जाते हैं। पेशेंट्स तो उसका दिया हुआ खाना भी फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर हम वो नहीं करेंगे जो तुम करवाना चाहती हो। हमें कम से कम चैन से मरने तो दो प्लीज। दोस्तों, ऐसा केनिया ने क्या कर दिया कि ये लोग इतना गुस्सा हो गए? फिलहाल तो ये नहीं दिखाया जाता। तब नील आता है और केनिया को अकेले में लेकर जाकर कहता है कि तुम्हारे पति ने पार्टी के लिए बहुत काम किया था। वो बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी था। उसके गुजरने के बाद जैसे पार्टी की नींव ही गिर गई है, पर होनी को कौन डाल सकता है? उसकी जगह पर मैं अपनी बेटी किमी को खड़ा करने का सोच रहा हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। इस पर केनिया कहती है, अच्छा आप अपनी बेटी को खड़ा करेंगे? एक बात साफ कह देती हूँ कि मेरे पति की पदवी मुझे मिलनी चाहिए। मैं उस पोस्ट के लिए खड़ी होंगी। और जैसा आप लोग सोच रहे हैं, मेरे पति की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई। जल्दी आप सबको पता चल जाएगा। केनिया का मकसद क्या है दोस्तों, ये तो बाद में ही पता चलेगा। दूसरी ओर चेयरमैन का पीए चेयरमैन की वाइफ से पूछता है, क्या वो लड़की उस वक्त प्रेग्नेंट थी जब आपने उसे डोडो ग्रुप से भगाया था? वही लड़की दोस्तों जिसके साथ चेयरमैन का अफेयर था। चेयरमैन की वाइफ चौंक जाती है कि ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो ऐसे, और तुम्हें किसने बताया ये? पर पीए कहता है कि आप ये बताइए, क्या उस लड़की का बेटा पैदा हुआ था और क्या वो लड़का दूसरे देश में लावारिस भटक रहा है? मैंने आपकी और किमी की बातें सुन ली थी। मैं उस लड़की का पता लगाने जा रहा हूँ क्योंकि वो चेयरमैन का बेटा है। और दोस्तों, चेयरमैन की वाइफ कहती है कि देखो ऐसी बेवकूफी मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम चेयरमैन के वफादार पीए हो, लेकिन अगर वो लड़का यहाँ गया तो लोग चेयरमैन से सवाल करेंगे कि वो कौन है, और सच पता चलने पर चेयरमैन का इमेज खराब होगा। उनकी सेहत भी आजकल ठीक नहीं रहती। प्लीज समझो मेरी बात को। ऐसा कुछ भी मत करो जिससे चेयरमैन को तकलीफ पहुँचे। दूसरी ओर एंड्रयू जेजे के भेजे हुए कुछ आदमियों को एक वैन में लेकर माइकल से मिलने जाता है क्योंकि माइकल ने उसको अपना पार्टनर बनाने का प्रॉमिस जो किया था। यहाँ ली कुछ पुलिस वालों को लेकर उस वैन को ट्रैक करते हुए उसका पीछा करता है। जेजे ने एंड्रयू को एक बड़ी रकम दी थी जिससे वो माइकल के साथ इन्वेस्ट करे। वो माइकल को पैसे देता है और कहता है, ये मेरा आधा हिस्सा है, मुझे तुम्हारी नकली मेडिसिन की फैक्ट्री देखनी है, उसके बाद बाकी का अमाउंट दूंगा। माइकल भी एंड्रयू को अपनी कार में फैक्ट्री लेकर जा रहा होता है। एंड्रयू के आदमी माइकल की कार के पीछे आ रहे होते हैं। माइकल की कार एक पुरानी बिल्डिंग के पास रुकती है। ओहो, तो क्या ये इसकी फैक्ट्री है? ये सोचकर एंड्रयू और उसके आदमी, जिनमें मोजो भी होता है, वो बिल्डिंग के अंदर जाकर देखते हैं, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। एंड्रयू पूछता है कि यहाँ तो कोई मेडिसिन है ही नहीं। माइकल कहता है, थोड़ा सब्र तो करो, अभी लेकर आते होंगे। इसी बीच ली जो इस गाड़ी को ट्रैक कर रहा था, वो पुलिस के साथ यहाँ पर आ जाता है। अचानक ऊपर गोली चलने की आवाज को सुनकर वो चौंक जाते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं तो पता चलता है माइकल ने एंड्रयू और उसके आदमियों को पकड़ के रखा हुआ है। जेजे को देखकर माइकल कहता है, अच्छा तो तुम हो इस पूरे प्लान के सूत्रधार। माइकल के आदमी ली को भी पकड़ लेते हैं दोस्तों, लेकिन माइकल कहता है, उसे छोड़ दो, वो मेरा मेहमान है। सभी चौंक जाते हैं
और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस रात जब माइकल ने ली और जीना को पकड़ के रखा हुआ था और दोनों को वो खत्म करने वाला था, तब ली ने चाइनीज में ये कहा था कि जिसने तुम्हें मेरे बारे में बताया था वो जरूर तुम्हारे नकली मेडिसिन बिजनेस में तुम्हारा पार्टनर बनना चाहेगा। असल में वही डोडो ग्रुप के लिए तुम्हारी जासूसी कर रहा है। माइकल पूछता है तो क्या वो तुम्हारी टीम का है? ली कहता नहीं, मैं खुद उस टीम का नहीं हूँ। मैं तो डोडो ग्रुप के कॉम्पिटिटर कंपनी को बिलोंग करता हूँ, क्योंकि जेजे और डोडो ग्रुप की वजह से ही मेरे पेरेंट्स मारे गए। इसलिए बदला लेने के लिए मैं डोडो ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वक्त के आने पर मैं जेजे को भी खत्म कर दूंगा। ये समझ लो कि मैं तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन हूँ, यानी तुम्हारा दोस्त। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो वैसे। फिर माइकल ने पूछा था कि मैं तुम्हारी बात को सच कैसे मानूं है। ली ने कहा कि तुम सच मानो या ना मानो, लेकिन मैं डोडो ग्रुप को खत्म करना चाहूंगा और जेजे को मार डालूंगा। लगता है माइकल को ली पर विश्वास हो गया था, इसलिए उसने ली और जिना को जिंदा छोड़ दिया था। और अब प्रेजेंट में माइकल ली के साथ हाथ मिला देता है कि तुम सच कह रहे थे। किसी के दोस्तों यहाँ पर समझ में नहीं आता कि माइकल ली का दोस्त कैसे बन गया। इतना ही नहीं, माइकल चाइनीज पुलिस को बताता है कि ये लोग फेक बिल्स यूज कर रहे हैं, इसलिए वो सबको अरेस्ट कर लेते हैं। ली तुरंत जिना को कॉल कर देता है कि जल्दी से होटल से निकल जाओ, पुलिस वहाँ पर चेकिंग के लिए आ रही है। अब जिना और रोशी तुरंत बाहर आती है तो पास के रूम में चेकिंग चल रही होती है। जिना और रोशी तुरंत वहाँ से दूसरी ओर भाग जाती है। यहाँ से ली को दिखाते हैं जो माइकल के घर पर होता है। ली कहता है कि मैंने तुम्हारी जो मदद की है उसके बदले तुम मेरे लिए क्या करोगे? माइकल पूछता है कि बोलो यार क्या चाहिए तुम्हें? ली कहता है कि तुम एंड्रयू के साथ जो पार्टनरशिप करने वाले थे वो मेरे साथ करो। माइकल कहता है कि तुम चाहो तो मेरे होटल्स, मेरे कसिनो में पार्टनरशिप डीलिंग कर लो, पर ली कहता नहीं, मुझे तो तुम्हारे नकली मेडिसिन बिजनेस में पार्टनरशिप चाहिए। माइकल कहता है ठीक है, उसके बारे में सोच कर बताऊंगा। वैसे कोरियन एम्बेसी से कॉल आया था कि जेजे तुमसे कुछ बात करना चाहता है। ली भी एम्बेसी के लिए निकल जाता है। माइकल का असिस्टेंट कहता है कि क्या तुम इस पर अभी भी भरोसा करते हो? माइकल कहता है कि उसका फैसला तो तब होगा जब ये जेजे से बात करेगा। ये जेजे से जो कहेगा उसके बल पर फैसला करेंगे कि इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। ली दोस्तों कुछ दूर जा चुका था, लेकिन जैसा आप जानते हैं उसके कान बहुत तेज हैं, वो इनकी बातें सुन लेता है। यहाँ से एम्बेसी को दिखाते हैं जहाँ जेजे ली से कहता है कि तुमने माइकल से दोस्ती कैसे की और अब सिर्फ तुम हम सबको बचा सकते हो। तुम पुलिस को बता दो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमें फंसाने के लिए उस माइकल ने जो फेक बिल्स की बात की थी वो तुम पुलिस को बता दो कि वो झूठ था, और माइकल ने तुम्हें जो भी रकम दी होगी उससे कई गुना ज्यादा पैसे मैं दूंगा। अब ली को लगता है कि इस दीवार के उस तरफ से माइकल इनकी बातें सुन रहा होगा, इसलिए उसे सोच समझ कर बात करना होगा और माइकल को विश्वास दिलाना होगा कि वो ली पर भरोसा कर सकता है। वो जेजे से कहता है कि आपको क्या लगा है कि मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ? क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? जेजे पूछता है तुम हो कौन? ली कहता है कि मेरे पेरेंट्स की मौत के जिम्मेदार आप और डोडो ग्रुप है। ये सुनकर जेजे के पसीने छूट जाते हैं और कहता है कि इसका मतलब क्या है? तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जेजे ने ली को चाइना के कोरियन एम्बेसी में बुलाया था, जहां उसे रिटेन करके रखा गया था। और आपको बताइए कि माइकल ली को टेस्ट करना चाहता था कि इस पर भरोसा कर पाए कि नहीं। इसीलिए जब एम्बेसी में जेजे ने ली से कहा कि माइकल ने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं मैं उससे कई ज्यादा गुना पैसा दूंगा, तो उस वक्त माइकल दूसरी तरफ से इनकी बातें सुन रहा था और ये बात ली को भी पता थी कि माइकल उनकी बातें सुन रहा है। इसीलिए उसने जेजे से कह दिया मैं पैसों के खातिर ये सब नहीं कर रहा, मुझे तुमसे और डोडो ग्रुप से बदला जो लेना है, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मेरे पेरेंट्स मारे गए थे। ये सुनकर जेजे चौंक गया और उसके मुंह से निकल गया तो क्या तुम ही वो? और ये सवाल अधूरा रह गया था दोस्तों। तो पार्ट 7 की शुरुआत में दिखाते हैं कि इससे पहले जेजे अपना सवाल पूरा करे, ये कहता है कि मेरा नाम है चैंग। ये अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक और कहानी बुनता है, क्योंकि ये बातें माइकल भी सुन रहा था। वो कहता है कि 8 साल पहले आपने एक आदमी को काम से निकाल दिया था, वो मेरे पापा थे। बेबस होकर मेरे पापा ने खुदकुशी कर ली थी। इस दुख की वजह से मेरी माँ बीमार पड़ गई और जल्दी चल बसी। तुम्हारी और डोडो ग्रुप की वजह से मैं दुनिया में अकेला हो गया, इसलिए मैंने तुमसे बदला लेने की ठान ली थी। इस बात पर दोस्तों जेजे को भी यकीन हो जाता है, क्योंकि 8 साल पहले उसने एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया था। अब माइकल को यहाँ ली पर पूरा भरोसा हो गया है, पर फिर भी वो ली को नकली मेडिसिन बिजनेस में अपना पार्टनर बनाने में झिझक रहा होता है। ली भी ये नोटिस कर लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें अब भी कंफ्यूजन है तो तुम्हारे हाथ में जो गेम के 2 डाइस है उन्हें फेंक दो। अगर इवन नंबर आया तो मुझे पार्टनर बना लो, और अगर ऑड नंबर आया तो मुझे मत बनाना। माइकल दोनों डाइस को ऊपर फेंकता है, पर उसमें से एक डाइस को ली हवा में ही पकड़ लेता है और जो डाइस नीचे गिरा है उसमें 1 आया। ली कहता है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होनी चाहिए। कहकर वो हाथ में पकड़ा हुआ दूसरा डाइस देखता है, उसमें भी 1 आता है और अब टोटल 2 है, जो कि इवन नंबर है। जाहिर है ये चीटिंग है, लेकिन माइकल को ली का ये अंदाज बहुत पसंद आता है और वो कहता है कि ऐसे ही एक पार्टनर की मुझे तलाश थी, चलो बना लिया तुम्हें मैंने अपना पार्टनर। ली अब फैक्ट्री देखना चाहता है तो माइकल कहता है ऐसी कोई फैक्ट्री है ही नहीं। पर अगले दिन वो ली को बोट में कहीं लेकर जाता है। वो बोट एक बड़े शिप के पास रुकती है जहाँ माइकल के कई गुंडे होते हैं। असल में इसी शिप में नकली मेडिसिन बन रहे हैं। ली कहता है कि अच्छा तो ये है फ्लोटिंग फैक्ट्री।
कहकर ली पूछता है कि बाथरूम कहाँ पर है, बड़ी जोर से लगी है। माइकल उसे बाथरूम दिखाता है और वहाँ जाकर वो जिना को तुरंत कॉल करके बता देता है कि वो कहाँ पर है और कहता है तुम जल्दी से आ जाओ और साथ में मेरे एक दोस्त को भी लेकर आना। ये कहकर वो एक पुलिस ऑफिसर का नाम बताता है। जिना उस ऑफिसर के साथ बोट में बड़े शिप की ओर आ रही होती है। इसी बीच शिप में ली और माइकल वही कसिनो वाला गेम खेल रहे होते हैं। उस दिन तो कैमरे की मदद से ली जीत गया, पर आज कोई कैमरा नहीं है तो ली हार जाता है और कहता है कि शायद आज का दिन मेरे लिए खराब है। ली घड़ी देख रहा होता है कि जिना कब आएगी, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर माइकल को पता चल गया सच तो वो तो इसको जान से मार डालेगा। इतने में पुलिस आ जाती है और शिप में चढ़कर माइकल के गुंडों को मार गिराती है। तब माइकल के कमरे में अलार्म बजता है और एक आदमी आकर बताता है कि पुलिस की रेड पड़ी है, जल्दी बच निकलो। माइकल चौंक जाता है कि पुलिस को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। पुलिस से कहता है कि पीछे एक छोटी बोट है, चलो हम दोनों उसमें बच निकलते हैं। कहकर वो ली को भी साथ लेकर बाहर निकलता है तो पुलिस पकड़ लेती है, पर ली तो ठहरा एक एक्सपर्ट फाइटर, वो पुलिस को मारकर बोट के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी वो ली के पैर पर गन तान कर कहता है कि मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया, पर तुम तो गद्दार निकले। तुमने पुलिस को खबर दी थी ना, और मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ। अचानक माइकल की आंखों पर लाइट पड़ती है और मौका पाकर ली उसका गन छीनकर उस पर ही तान देता है। माइकल कहता है कि शूट करो मुझे, तुम पर भरोसा करके मैंने जो गलती की है उसकी सजा यही होनी चाहिए, शूट मी। पर ली उसे गन वापस कर देता है और कहता है देखो मेरी और तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। जब मैं मुसीबत में था तो तुमने मेरी मदद की थी, अब तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम बच निकलो। माइकल भी कहता है कि ठीक है, पर हम दोनों फिर मिलेंगे। ये कहकर वो जाने लगता है, पर ली कहता है जाने से पहले काम पूरा करके तो जाओ। माइकल वापस आकर ली के मुंह पे मुक्का मार देता है, वो इसीलिए ताकि पुलिस को ली पर शक न हो कि उसी ने माइकल को जाने दिया। माइकल बच के निकल जाता है और फिर पुलिस आती है और वो समझते हैं कि माइकल ली को मार कर निकल गया। बाकी गुंडों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। ली एक पुलिस ऑफिसर से हाथ मिलाता है जिसे जिना अपने साथ लेकर आई थी। ली ने जिना को फोन करके दोस्तों इसी ऑफिसर को साथ लाने को कहा था, पर ली इस पुलिस ऑफिसर को कैसे जानता है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि माइकल जिना को जब गेट पे लेके गया था तब ली और एंड्रयू भी उसका पीछा कर रहे थे। उसी जगह पर ये पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था। ली ने भी उसे देखा था और उसे याद आया कि पहली बार जब ली और एंड्रयू माइकल के साथ कसिनो खेल रहे थे तो उनके साथ ये आदमी भी खेल रहा था। उस वक्त जब वो खेल रहे थे तब तो ली को पता नहीं था कि ये एक पुलिस ऑफिसर है। तब कुछ टाइम के बाद उसे लगा कि ये कौन है जो हर जगह हमें फॉलो कर रहा है। शक के मारे उसने बाथरूम में उस आदमी को पीट दिया था। जब वो बेहोश हो गया तो उसने उसका पर्स चेक किया और तब ली को पता चला कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। ली घबरा गया कि मैंने क्या कर दिया, पुलिस पर हाथ उठा दिया। और जब पुलिस ऑफिसर को होश आया तो ली ने उससे माफी मांगी और पूछा क्या आप भी माइकल को फॉलो कर रहे हैं सर? हम भी उसे पुलिस में पकड़वाना चाहते हैं। तो पुलिस ऑफिसर ने ली को अपना कार्ड दे दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट करना। इसीलिए दोस्तों ली ने जिना को इस ऑफिसर को लाने को कहा था। अब माइकल के आदमी पकड़े जाते हैं और ली के कहने पर जेजे और दूसरे लोगों को भी चाइना की पुलिस छोड़ देती है। और जेजे ली पर भड़क जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी मर्जी का प्लान बनाओ, अगर हम सबको कुछ हो जाता तो। ली कहता है कि सर आप ही ने तो कहा था कि रास्ता इम्पोर्टेंट नहीं है, मंजिल इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। तो रिजल्ट को देखिए ना, ये मिशन कामयाब हुआ और मैं जीत भी गया हूँ। तभी मोजो ली को फोन देकर कहता है कि चेयरमैन तुमसे बात करना चाहते हैं। सभी दंग रह जाते हैं कि खुद चेयरमैन ली से बात करना चाहता है। चेयरमैन कहता है कि बेटा तुमने साबित कर दिया कि तुम ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी हो, इस पूरी ट्रेनिंग में तुम नंबर 1 हो और तुमने हमारी कंपनी को डूबने से बचा लिया है। फर्स्ट रैंक का प्राइज मनी $2 लाख तुम्हें मिलेगा। पर ली कहता है सर मेरे लिए पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे तो अपनी ड्यूटी करनी थी बस। इस तरह ली कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करता है। तो चेयरमैन कहता है कि ऐसा मत कहो बेटा, ड्यूटी तो बाद में देख लेंगे, लेकिन मेरी खुशी के लिए तुम्हें प्राइज मनी लेना होगा। और इस तरह खुश होकर चेयरमैन कॉल काट देता है। दोस्तों एंड्रयू का चेहरा तो देखने लायक होता है। दूसरी ओर नेल किमी और नाथन को लंच में बुलाता है। नाथन कहता है कि सर एमएलए इलेक्शन में आप अपनी बेटी को ही खड़ा कीजिए, मैं तो उसे सपोर्ट करूंगा। नेल कहता है कि वाह, ये अचानक तुमने मेरी बेटी को सपोर्ट करने का ख्याल कहाँ से लिया, कोई तो वजह होगी। नाथन कहता है बिल्कुल ठीक सोचा सर आपने, असल में पॉल का बेटा जिसे पापा एमएलए बनाना चाहते थे, मुझे उससे बहुत ही चिढ़न है। पापा उसे एमएलए बनाकर अपनी बेटी यानी मेरी बहन की शादी उससे करवाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी, इसलिए मैं उसे सपोर्ट नहीं करना चाहता। बातचीत के बाद नेल और केमी कार में जा रहे होते हैं तो नेल कहता है कि बेटी नाथन पर कभी विश्वास मत करना, वो एक जहरीला सांप है। नेल को एमएलए की वाइफ केन्या की बात याद आती है, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे पति की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। यहाँ से केन्या को दिखाते हैं। असल में उस हॉस्पिटल के कैंसर पेशेंट्स को कहीं और लेकर जाया जा रहा होता है। तब केन्या पेशेंट से किसी पेपर पर साइन करने की विनती करती है, पर वो साइन नहीं करते। और ये सारी चीज देखकर पेनी अपने असिस्टेंट से पूछती है ये किस चीज के लिए साइन मांग रही है। वो बताता है कि वो ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनका साइन मांग रही है। साइन मांग रही है?
तो साइन मांगने के लिए इतनी विनती कौन करता है? और वो वैन पेशेंट्स को लेकर जा कहाँ रहा है? तुम एक काम करो, उस वैन को फॉलो करो। वो भी दोस्तों फॉलो करता है तो पता चलता है कि वो वैन सीधे डोडो ग्रुप के फार्मेसी लैब में जाकर रुकती है। वो पेनी को बताता है कि वहाँ इन कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट होती है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यही नहीं, वहाँ उनकी इतनी अच्छी से देखभाल की जाती है, जो मरने वाला हो उसे भी जिंदा रहने का मन करेगा। इतना सब कुछ और वो भी फ्री में? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई घोटाला चल रहा है यहाँ, हमें उसका पता लगाना ही होगा। पेनी दोस्तों ये सारी बातें ली को भी बता देती है और तब ली को उस क्रिमिनल की बात याद आती है जिसने कहा था कि मैंने तुम्हारी मौसी मोना को नहीं मारा, जेजे ने उनका कत्ल किया था और उसने मुझे पैसों का लालच देकर वो इल्जाम तुम पर लगाने को कहा। ली सोच में पड़ जाता है कि जेजे ने मोना को क्यों खत्म किया होगा, इसके पीछे कोई बड़ा ही राज लगता है। फिर वो पेनी से पूछता है, क्या तुमने जिना के बारे में कुछ पता लगाया कि वो कहाँ पर है? दोस्तों यहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों ली को नहीं पता कि ये वही जीना है जो उसके घर में काम करने आती थी, और जिना को भी नहीं पता कि ये वही ली है, क्योंकि ली ने तो अपनी फेस सर्जरी करवा ली, तो जिना उसको पहचान नहीं पाई अभी तक, और न ही ली उसे पहचान पाया है। इसलिए वो पेनी से पूछ रहा है कि अभी तक उस जिना के बारे में कुछ पता चला। पर पेनी का असिस्टेंट कह देता है कि जिना अब जिंदा नहीं है, उसका परिवार भी जिंदा नहीं है। ये सुनकर ली को बहुत दुख होता है और वो उस मेमोरियल में जाता है जहाँ 3 चार्ट्स होते हैं। वहाँ जिना के पापा का फोटो होता है और ली समझता है कि बाकी 2 चार्ट्स जिना और उसके भाई के होंगे। वो रोने लगता है कि मेरी जान बचाने के लिए तुमने और तुम्हारे पापा ने अपनी जान दे दी, मुझे माफ कर दो। फिर ली वहाँ से जा रहा होता है कि तभी जिना आ जाती है, पर वो ली का चेहरा दोस्तों अभी नहीं देखती। वो सोचने लगती है कि पता नहीं ये कौन है जो पापा के मेमोरियल को देख रहा है, और वो इस बारे में उस समय ज्यादा नहीं सोचती। वो प्रे करने लगती है तो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में जिना के पापा की मौत के बाद जिना और उसके भाई दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। एक दिन उस मकान में आग लगी और वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की जलकर मर गए थे। जब पुलिस ने पूछताछ की तो जिना ने उन्हें बताया कि इस लड़की का नाम जिना है और ये उसका भाई था। उन्होंने भी अपने रिकॉर्ड्स में लिख लिया कि जिना और उसका भाई मर चुके हैं, और प्रेजेंट में वो अपने पापा की फोटो के सामने रोने लगती है कि मैंने अपनी और अपनी भाई की भलाई के लिए वो झूठ बोला था। असल में दोस्तों उस दिन लैब में वायरस लीक की वजह से ली के पापा के साथ 2-3 और लोग मारे गए थे। उनके परिवार वालों ने मिलकर जिना को ताने मारे कि तुम्हारे बाप ने अगर लैब नहीं खोला होता तो बाकी लोग जिंदा बच जाते और हम तुम्हें अब चैन से रहने नहीं देंगे। इसी वजह से जिना ने अपना नाम तक बदल लिया था और सभी को लगा कि उस आग में जिना और उसका भाई दोनों मारे गए। उसके बाद जिना जरा चैन से रहने लग गई थी और अब प्रेजेंट में जिना एक हॉस्पिटल में जाती है जहां उसने अपने भाई को भर्ती किया था। असल में जिना का भाई स्पेशली एबल्ड लड़का है और जिना उसकी बहुत अच्छी देखभाल भी करती है। तब नर्स आकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सिचुएशन का अंदाजा है, लेकिन चीफ डॉक्टर ने कहा है कि ट्रीटमेंट का खर्चा अब तक तुमने पूरा नहीं भरा, तुम जितना जल्दी बिल भरोगी उतना अच्छा होगा। जिना कहती है कि मुझे डोडो ग्रुप में नौकरी मिल गई है और मैं आगे से हर हफ्ते बिल दे दिया करूंगी, और तब तक आप चीफ डॉक्टर से जरा मोहलत मांगिए ना। नर्स कहती ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डोडो ग्रुप के उस ट्रेनिंग में सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्ट करने वाले होते हैं, लेकिन इनकी पूरी टीम ने मिलकर इतने बड़े नकली मेडिसिन का पर्दाफाश किया तो मजबूरन डोडो ग्रुप को सभी 8 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन के केबिन में। उसका पी आकर कहता है कि सर शायद मुझे ये सब आपको नहीं बताना चाहिए, लेकिन मुझे पता चला है कि शैलोमी जो कि आपकी स्टाफ थी और आपका उसके साथ अफेयर भी था, वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी जब आपकी वाइफ ने उसको यहाँ से भगा दिया था। चेयरमैन कहता है कि वो प्रेग्नेंट थी तो मैं क्या करूँ, उसका तो किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर था ना। पर पीए कहता है नहीं सर, उसका आपके अलावा किसी और के साथ कुछ अफेयर नहीं था। असल में आपकी वाइफ ने उसके बारे में ऐसी अफवाह फैलाई और उसे यहाँ से निकालने पर मजबूर कर दिया। असल में उसके पेट में आपका बच्चा था। और ये सुनकर चेयरमैन को शॉक पे शॉक लगता है और वो पूछता है कि अब शालोमी कहाँ है? पीए बताता है कि वो तो चल बसी सर, और उसका बेटा यानी आपका नाजायज बेटा जिंदा है, और मैंने आपकी वाइफ को ये कहते हुए सुना था कि वो लड़का विदेश में है। ये सुनकर चेयरमैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। दूसरी ओर जेजे को दिखाते हैं जो एंड्रयू को उसका नया कमरा दिखा रहा होता है, क्योंकि 8 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में एंड्रयू भी है जिससे अब डोडो ग्रुप में नौकरी मिल गई है। वो एंड्रयू से कहता है कि बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम डायरेक्टली अपने पापा से मिल पाओगे, और हाँ तब तुम ऐसा इमोशनल होना कि वो तुम्हें बेटा कहकर गले लगा ले। एंड्रयू कहता है मुझे तो उनका नाम लेने में शर्म आती है और आप बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। पर तभी जेजे को चेयरमैन का कॉल आता है और वो एंड्रयू को भी साथ लेकर तुरंत चेयरमैन से मिलने चाहता है। जेजे का प्लान ये है कि अब वो चेयरमैन से कहेगा कि ये आपका नाजायज बेटा है और मैंने ही इसका पता लगाया। इस तरह वो चेयरमैन को इम्प्रेस करेगा और इस कंपनी में अपनी और भी पावरफुल पोजीशन पे आ जाएगा।
इतना ही नहीं, एंड्रयू को चेयरमैन की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिलेगा, जिसमें से वो जेजे को भी एक हिस्सा देगा। इसी मकसद से वो ये सारा षड्यंत्र रच रहा था। वो एंड्रयू को बाहर बिठाकर चेयरमैन से मिलने जाता है और वहाँ चेयरमैन गुस्से में कहता है कि मुझे पता चला है कि मेरा एक नाजायज बेटा है। वो कहा है, जेजे शॉक हो जाता है कि इन्हें कैसे पता चला। वो कहता है कि हाँ, आपका बेटा है एक। असल में आपकी पत्नी ने आपकी भलाई के लिए शालोमी को यहाँ से निकाल दिया था और आपकी वाइफ के कहने पर ही मैंने शालोमी को ढूंढ निकाला। और सर, अगर आप चाहें तो मैं आपके उस बेटे को यहाँ ला सकता हूँ। और चेयरमैन पासा पलटते हुए कहता है कि नहीं, वो जहाँ है वहीं रहने दो। यह उसकी किस्मत में लिखा था शायद कि वो मुझसे ना मिले, इसलिए उसे मत ढूंढो और आइंदा कभी मेरे सामने उसका जिक्र भी मत करना। तुम जा सकते हो। बताओ, यहाँ जेजे को लगता है गहरा सदमा कि मैंने इतना बड़ा प्लान बनाया पर इस बुढ़े ने एक ही शब्द में सब कुछ नष्ट कर दिया। बाहर एंड्रयू तो बड़ी उम्मीदें लेकर बैठा था कि पापा मुझे बुलाएंगे और मुझे सीने से लगाकर रोएंगे कि मेरे प्यारे बेटे कहाँ था इतने साल। पर चेयरमैन बाहर आता है तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। एंड्रयू एकदम टूट जाता है। चेयरमैन कार में निकल जाता है, लेकिन एंड्रयू उसके पीछे भागते हुए इमोशनल होकर चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें कभी अपना बाप नहीं माना, समझे? तुम मेरे बाप हो ही नहीं सकते। पर कहाँ चेयरमैन को कुछ सुनाई नहीं देता। अगले दिन ये अनाउंस होता है कि मोजो, जो एसपीडी यानी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर था, उसे उस डिपार्टमेंट का चीफ बना दिया गया है, क्योंकि नकली मेडिसिन के केस में उसकी टीम ने बहुत बढ़िया सफलता पाई। अब वो जेजे से भी सवाल करने की पोजीशन में है। दोस्तों, वो जेजे से पूछता है कि मैंने आपसे एक रिपोर्ट मांगी थी, वो कहाँ है? जेजे हंसकर कहता है, अभी अभी तो प्रमोट हुए हो, इतनी जल्दी रॉब झाड़ने आ गए। पर मोजो उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी ड्यूटी का पक्का होता है। वो कहता है, मुझे बस वो रिपोर्ट चाहिए, जल्दी तैयार कीजिए। कहकर वो चला जाता है। जेजे कहता है, बताओ, एक रात में जैसे ही राजा बन गया और मैं कंगाल। देख लूंगा बेटे, मेरा भी टाइम आएगा। यहाँ चेयरमैन ली की बहुत तारीफ करता है और कहता है, मैंने एसपीडी टीम में तुम्हें एक बहुत बड़ी पोजीशन देने का फैसला किया है। तुम बस इसी तरह बढ़िया काम करते रहना और इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाना। वैसे कल तुम्हारा और मेरा एक इम्पोर्टेंट काम होगा। कल मेरी बेटी विदेश से आ रही है, तुम्हें एयरपोर्ट जाकर उसे पिकअप करना है। ली चौंक जाता है कि इतना रिस्की और खतरनाक ट्रेनिंग हमें इस काम के लिए दिया गया था। बताओ, मैं क्या ड्राइवर हूँ इनका? पर जब नाथन कहते हैं कि पापा इसे क्यों भेज रहे हैं आप? आपकी बेटी ठहरी एक भूतनी, बेचारे को बेहाल करके छोड़ देगी। चेयरमैन कहता है, बेटा जरा संभाल के, वो तुम्हारी बहन है। दोस्तों, अब ली भी एयरपोर्ट जाने के लिए मान जाता है, पर नाथन उसे वार्न करता है कि तुम मेरी बहन के बारे में नहीं जानते, बहुत सावधान रहना, वरना वो तुम्हारे चीथड़े कर देगी और गुस्से में तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकती है वो। फिर जेजे ली से मिलता है और पूछता है कि तुम कैसे जानते थे कि 8 साल पहले मैंने किसी को काम से निकाला था? तुमने मेरे बारे में कोई रिसर्च की थी क्या? ली कहते हैं, मुझे पता था कि माइकल मुझ पर नजर रखे हुए है और वो हमारी बात भी सुनेगा, इसलिए मैंने थोड़ी तैयारी की और डोडो ग्रुप के बारे में पढ़ा। उसी के जरिए मुझे पता चला कि आपने कुछ एम्प्लॉयज को निकाला था। माइकल को मुझ पर विश्वास दिलाने के लिए मुझे वो सब कुछ कहना पड़ा। मैं तो हमेशा आपके ही पक्ष में हूँ सर, डोंट वरी। ये सुनकर जेजे भी चुप हो जाता है। यहाँ से एसपीडी को दिखाते हैं, जो कि एक शानदार ऑफिस है। बाकियों को मेन ऑफिस में छोड़कर ली और रोशी को एक सीक्रेट जगह पर लेके जाते हैं। इन्हीं दोनों ने ट्रेनिंग में टॉप किया था। वहाँ उन्हें समझाया जाता है कि ये जगह एसपीडी का हृदय है। यहीं पे कंपनी का सारा डेटा होता है और डेटा से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को यहीं पर सॉल्व किया जाता है। इन सिस्टम्स को कोई हैक नहीं कर सकता। इसके अंदर जाने के लिए फिंगरप्रिंट और आई स्कैन होता है, उसी के जरिए डोर खुलता है। तुम यहाँ पर लेवल 7 पर ज्वाइन कर रहे हो, इसलिए बहुत कम एक्सेस दिया जाएगा। रोशी पूछती है, तो सर क्या आपको पूरा एक्सेस है? मुझे कहता है, नहीं, मैं लेवल 3 पर हूँ। लेवल 2 पर डायरेक्टर और लेवल 1 पर है चेयरमैन और उनकी फैमिली। लेवल 1 के लोगों को पूरा एक्सेस मिलता है। ये सुनकर रोशी थोड़ा शॉक होती है और लगता है उसका कोई बहुत बड़ा मकसद है। अगले सीन में ली चेयरमैन की बेटी को पिकअप करने जा रहा होता है। जब वो पैनी को बताता है तो वो भी कहती है, अरे वो भूतनी, उससे सावधान रहना तुम। यहाँ से सीधे प्राइवेट जेट में चेयरमैन की बेटी को दिखाते हैं, जिसका नाम है सिंडी। फ्लाइट में भी ये फेस पैक लगाकर बैठी होती है। कोई उसे ड्रिंक देता है तो कोई उसका नेल पॉलिश कर रहा होता है। अचानक फ्लाइट हिलती है तो नेल पॉलिश नाखून से हटकर थोड़ा स्किन पे लग जाती है। बस दोस्तों, वो गुस्से में डांट देती है कि ये क्या करती है तुमने? तुम्हें फ्लाइट को रोककर नेल पॉलिश को डालना चाहिए था, बेवकूफ। लगता है दोस्तों ये थोड़ी साइको है। कहती है, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दूंगी। वो औरत विनती करती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए मैडम। कुछ देर में दोस्तों ली एयरपोर्ट पहुंच जाता है और सिंडी की फोटो लेकर वो वेट कर रहा होता है कि कब आएगी। जब वो आती है ना तो ली को देखकर कहती है कि अच्छा, बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देना तुम्हें सिखाया नहीं गया क्या? ली आसपास देखता है कि किसकी बात कर रही है ये तो मेरे कंधे तक भी नहीं आती। फिर वो झुककर कहता है कि सॉरी मैडम, गलती हो गई। सिंडी कहती है कि ये तुम्हारी फर्स्ट वार्निंग है, समझ लो इसको। 3 वार्निंग्स के बाद तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। उसकी बातें ली को अपने पास्ट की याद दिला देती है, क्योंकि ली भी किसी जमाने में दोस्तों ऐसा ही अकड़ू था। उसे याद आता है कि उस वक्त जिना ने उसे इसी तरह वार्न किया था। ये सोचकर ली स्माइल कर रहा होता है और तब सिंडी कहती है, अरे हंस क्यों रहे हो तुम? ये लो तुम्हारा दूसरा वार्निंग। अब सिर्फ एक वार्निंग बचा है, ध्यान रहे।
फिर दोनों कार में निकलते हैं। वो पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। ली कहता है कि घर जाने से पहले एक पार्लर में आपका अपॉइंटमेंट है, वहाँ लेकर जा रहा हूँ। अरे मुझे किसी ऐसे वैसे पार्लर में नहीं जाना, मुझे सिर्फ डोडो ग्रुप के स्पेशल पार्लर में जाना है, वहाँ ले जाओ मुझे, कहकर वो आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाती है। कुछ देर में कार रुकती है, पर ये डोडो ग्रुप का पार्लर नहीं बल्कि वही पार्लर है जहाँ सिंडी का अपॉइंटमेंट है। वो चिढ़ जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात नहीं मानो, ठहरो अभी दिखाता हूँ तुम्हें, कहकर वो चेयरमैन को कॉल करती है कि पापा आपने अपने एसपीडी टीम से एक आदमी को भेजा था ना, वो बहुत ही बदमाश निकला, मैं अभी उसको नौकरी से निकाल रही हूँ। पर चेयरमैन कहता है कि बेटी आते ही तुमने अपना काम शुरू कर दिया क्या, वो लड़का एसपीडी ट्रेनिंग में फर्स्ट आया है, डोडो ग्रुप के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बहस मत करो और उसका कहा मानो, कहकर वो फोन रख देता है। असल में चेयरमैन की बातें ली को भी सुनाई देती है, पर सिंडी हार नहीं मानती और फोन को कान में दबाकर कहती है कि अच्छा पापा मैं इसे एक और वार्निंग दे देती हूँ, अगर तब भी नहीं सुधरा तो डिसमिस कर दूंगी। फिर वो ली से कहती है कि देखो पापा ने तुम्हें वार्न करने के लिए कहा है, अब गाड़ी निकालो और हमें डोडो ग्रुप जाना है। और ली उसे उठाकर पार्लर के अंदर लेकर जाकर बिठा देता है। वो ली पर हाथ उठा देती है तो ली उसका हाथ पकड़ लेता है और पार्लर की ब्यूटिशियन से पूछता है कि इसके बाल बड़े अजीब लग रहे हैं, काट दीजिए इसके बाल, एक काम करिए गंजा ही कर दीजिए इसको, जैसी आपकी मर्जी। मतलब सिंडी की तो हालत खराब कि ये कह क्या रहा है, मेरे बाल ही मेरी पहचान है और मेरी खूबसूरती भी। अब ली ब्यूटिशियन से कहता है क्या इसकी माँ ने इसके लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट किया था, वो कहती है हाँ। ली कहता है ठीक है इसे वो ड्रेस पहना दीजिए। अब दोस्तों जिना और उसकी फ्रेंड उसी पार्लर में आती है, दोनों ली को देखकर उससे बात करने लगती है, तो वहाँ पर पैनी भी आ जाती है। तब वो जिना को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो तो समझ रही थी कि ये मर चुकी है। जिना भी पैनी को देखकर चौंक जाती है, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉकिंग रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। और यहाँ पर पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ब्यूटी पार्लर में ली और जिना बात कर रहे थे तो पैनी वहाँ पर आ गई और जिना को देखकर चौंक गई कि ये तो जिंदा है। जिना भी पैनी को देखकर चौंक गई कि कहीं ये मुझे पहचान न ले। पर दोस्तों पैनी ली को चैंग कहकर पुकारती है और पूछती है कि ये कौन है, जैसे कि वो जिना को जानती नहीं। ली कहता है कि ये दोनों मेरी कलीग्स हैं। और तब जिना की फ्रेंड पूछती है ये कौन है। ली कहता है कि ये मेरी कजन है। तब जिना को तसल्ली होती है कि अच्छा हुआ इसने मुझे पहचाना नहीं। पर दोस्तों असल में पैनी जिना को बखूबी पहचान गई है। दूसरी ओर चेयरमैन की बेटी सिंडी को दिखाया जाता है जो गुस्से में बैठी हुई है। ब्यूटिशियन पूछती है कि मैडम हेयर कट कैसा लगा आपको, नया ड्रेस पहन लीजिए जरा। और वो गुस्से में कहती है कि चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से वरना तुम्हारी जान अभी ले लूंगी। वो डर कर चली जाती है। ली बाहर बैठा होता है तो जिना के स्टाफ से पूछती है लॉकर रूम कहाँ पर है। वो रास्ता बताता है पर जिना फोन को देखते हुए सीधे वीआईपी रूम में चली जाती है। वहाँ पर दोस्तों बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं। इसी बीच सिंडी बाहर आती है और ली को घूरती है कि तुम्हें ना मैं सच बता रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं। वो ब्यूटिशियन की असिस्टेंट से पूछती है कि वीआईपी रूम कहाँ पर है। वो भी बता देती है और कहती है कि मैडम अंदर आपकी मदद के लिए हमारे एक स्टाफ है। सिंडी दोस्तों वीआईपी रूम में जाती है लेकिन अंदर स्टाफ नहीं बल्कि जिना होती है। वो हर ड्रेस को अपने ऊपर रखकर देखती है कि ये मुझ पर कैसा लग रहा है। एंड तभी सिंडी को देखकर वो तुरंत उस ड्रेस को रख देती है और सिंडी कहती है कि हाँ मुझे वही ड्रेस चाहिए। जिना कहती है कि सॉरी मैंने गलती से ड्रेस निकाल लिया था। पर वो तो जिना को स्टाफ समझकर चिल्लाने लगती है कि मुझसे बहस मत करो और वो ड्रेस निकाल कर दो। जिना दोस्तों समझ नहीं पाती कि ये इस तरह चिल्ला क्यों रही है। इसी बीच सिंडी इतना गुस्सा होती है कि वो जिना को चांटा मार देती है कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी तुम। जिना तो दोस्तों एकदम शॉक हो जाती है लेकिन खुद को संभाल कर चली जाती है। और जब हम सोच रहे होते हैं कि ये बाहर जाने वाली है तो जिना दरवाजा लॉक कर देती है। और फिर देखिए वो आकर सिंडी से कहती है तुम पागल हो क्या, न जान न पहचान और तुम मुझे जानती तक नहीं, फिर तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठा दिया है, किसने दिया यक तुम्हें। और तो छोड़िए दोस्तों जवाब में वो भी झगड़ने लगती है। बस जिना तो उसके बाल उखाड़ लेती है। सिंडी एकदम चौंक कर बैठ जाती है। जिना कहती है देखो मेरी बात सुनो, आइंदा किसी से भी बात करो तो ढंग से शांत होकर बात करो, समझी, इतनी अकड़ कभी अच्छी नहीं होती। और बाल ठीक करो और जाओ चुपचाप अपने घर, कहकर जिना चली जाती है। ली बहुत देर सिंडी का इंतजार करके वीआईपी रूम में जाकर देखता है तो सोचता है यहाँ पर तो पार्लर की स्टाफ बैठी हुई है, सिंडी कहाँ गई। पर तभी वो मुड़ती है तो ली को पता चलता है कि हे भगवान ये तो सिंडी है। सिंडी कहती है अभी अभी जो लड़की यहाँ से गई है उसे पकड़ो तुम, उसी ने मेरा यह हाल किया है। ली समझ आता है कि जिना नहीं इस लड़की का यह हाल क्या होगा। वो तुरंत जाकर जिना और उसकी फ्रेंड से कहता है कि एक पल के लिए भी यहाँ पर मत रुको, अभी निकल जाओ वरना धरती फट जाएगी यहाँ पर। दोनों को भेजकर वो सिंडी को लेकर कार में जा रहा होता है। सिंडी पूछती है कि तुम किस दिन पैदा हुए थे। ली पूछते हैं ये क्यों पूछ रही हो तुम। वो कहती है कि जब से तुम्हें देखा है ना मैंने, मेरी लाइफ एकदम से उल्टी पुल्टी हो गई है, कहकर वो ली को खूब डांटती भी यहाँ पर और पूछती है कि अब तो घर ही जाना है ना। ली कहता है नहीं, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, तुम्हें उससे मिलाना होगा। सुनकर दोस्तों वो तो और चिढ़ जाती है। असल में चेयरमैन ने पॉल के बेटे के साथ सिंडी की शादी करने का तय किया था, इसलिए ली उसे पॉल के घर लेकर आता है। वहाँ चेयरमैन भी होता है और पॉल के बेटे से जिसका नाम है जूड उससे पूछता है कि देखो ये मेरी बेटी है, कैसी लगी तुम्हें। जूड कहता है कि फोटो में जितनी खूबसूरत थी उससे ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, सच बताऊं तो। लेकिन दोस्तों सिंडी तो यहाँ पर शादी के नाम से चिढ़ जाती है और ली का हाथ पकड़ लेती है। ली डर जाता है कि अरे ये क्या कर रही हो तुम
तुम्हारा दूल्हा उधर है, जाओ उसके हाथ पकड़ो। पर सिंडी सबके सामने कह देती है, मुझे तो ये पसंद है, शादी करूंगी तो इसी से। क्यों डार्लिंग, सही कह रही हूँ ना मैं? कार में तुमने मुझे वो लंबा वाला किस भी तो किया था। यहाँ दोस्तों वो ली को पूरी तरह फंसा देती है। ली घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में। तब दोनों को वो बाहर भेज देते हैं और चेयरमैन झूठ से कहता है कि उसकी बात का तुम बुरा मत मानना, लगता है फिलहाल वो शादी के लिए तैयार नहीं है। मैं भी कभी ऐसा ही था, मैं उसको मना लूंगा, तुम फिक्र मत करो, किसी और दिन हम शादी की बात करेंगे, और मेरी बेटी की शादी तुमसे ही होगी, याद रखना। बाहर दोस्तों ली सिंडी को डांट रहा होता है कि ये क्या बेहुदा मजाक है, तुमने ऐसा कहा क्यों अंदर? सिंडी कहती, मुझे झूठ एकदम बेकार लगा। ठीक है, अरे वो बेकार लगा तो तुम मुझे क्यों फंसा रही थी? दोस्तों पता है क्या कहती है वो, कि तुम भी मुझे बेकार ही लगते हो, और जो तुमने मेरे साथ किया उसका बदला लेने का ये बहुत ही बढ़िया मौका था, इसलिए मैंने ये ड्रामा किया। कैसा लगा तुम्हें? और मुझे पता है कि मेरे पापा तुम्हें जरूर काम से निकाल देंगे। एक तीर से दो निशाने, कैसा लगा तुम्हें? तब उसके पीछे से चेयरमैन को आते देखकर ली सिंडी को अपने पास खींच लेता है और पूछता है, तो फिर कब शादी करे डार्लिंग? सिंडी कहती, छोड़ो मुझे, मैं क्या पागल हूँ जो तुमसे शादी करूंगी? इस तरह वो सच उगल देती है, जिसे चेयरमैन भी सुन लेता है। चेयरमैन अपनी बेटी की असलियत जानकर बड़ा गुस्सा होता है और कहता है, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। और तब चेयरमैन की वाइफ ली से कहती, बेटा उसके बर्ताव के लिए मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, तुम उसका प्लीज बुरा मत मानना। यहाँ से दोस्तों सीधा इस पीडी में दिखाते हैं कि एक्सेस लेवल 2 पर है। जेजे कोई सीक्रेट डेटा एक्सेस कर रहा होता है, उसमें T9 कार्सिनोजन का जिक्र क्या होता है। अब जेजे समझ जाता है कि नाथन अपने पिता की जानकारी के बिना कोई बड़ा ही खतरनाक काम कर रहा है। इतने में ली को देखकर वो तुरंत उसे क्लोज कर देता है और ली से कहता है कि कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? इसी तरह बेटा मेहनत करते रहो, खूब आगे जाओगे। ली को शक होता है कि जेजे कभी एसपीडी के अंदर नहीं आता था, अब अचानक यहाँ पर क्या करने आया होगा। और जेजे के जाने के बाद वो सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सेस डिनाइड आता है। दूसरी ओर जेजे को उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि नाथन सारे नए ज्वाइनीज को एक पार्टी दे रहा है, सब वही गए हुए हैं। अब जेजे घबरा जाता है कि अगर एंड्रयू ने नाथन से कह दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जेजे असिस्टेंट से कहता है कि एंड्रयू को पार्टी से बाहर करवा दो कैसे भी करके। यहाँ दोस्तों पार्टी में नाथन सबको ड्रिंक करने के लिए कहता है और वो पीते नहीं, लेकिन जब वो जिद करता है तो उनको पीना पड़ता है। तब भी दोस्तों एंड्रयू नहीं पीता, क्योंकि उसे अपने पिता पे यानी चेयरमैन पे बहुत गुस्सा आता है। नाथन कहता है कि तुम्हें इतना रिस्पेक्ट देकर मैं पार्टी दे रहा हूँ और तुम पीने के लिए तैयार नहीं हो, क्यों नखरे कर रहे हो? तब जिना एंड्रयू से कहती है कि अरे इससे पहले वो पागल आदमी कुछ और करे, तुम चुपचाप पी क्यों नहीं लेते? और कोई रास्ता न पाकर एंड्रयू भी ड्रिंक करने लग जाता है। फिर नाथन रोशी को गाने के लिए कहता है, वो भी माइक लेकर गाने लगती है, लेकिन नाथन कहता है बहुत बेसुरा गाती हो, बंद करो इसको, यहाँ जो मुझे एंटरटेन करेगा उसे मैं बहुत बढ़िया पैसे दूंगा। जिना दोस्तों फिर हाथ उठाती है, वो कहता है कि वाह ये हुई ना बात, अच्छा सा गाना गाओ और मुझे एंटरटेन करो। जिना भी गाते गाते डांस करने लगती है। नाथन सभी को डांस करने को कहता है और डांस करने के बहाने वो जिना को गले लगाने की कोशिश करता है, और ये सब कुछ देखकर एंड्रयू गुस्से में रिमोट पे मुक्का मार देता है और म्यूजिक बंद हो जाता है। दोस्तों अब नाथन को गुस्सा आ जाता है और पूछता है कि तुमने ये किया क्यों? एंड्रयू कहता है, किया क्यों? हम तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें नचवाओ, एंटरटेन करवाओ। ना ही ये बार है और ना ही हम बारटेंडर्स और बार डांसर्स हैं। बस दोस्तों नाथन चिढ़कर उसको बाहर लेकर जाता है और कहता है कि इतना क्यों कर रहे हो तुम मेरे नौकर हो, समझे? अपनी औकात में रहो, यहाँ काम करना है तो जो मैं कहता हूँ वो सब करना पड़ेगा। और तुम्हारे पापा मेरे पापा की तरह पड़े रहे सोते तो तुम ऐसा रौब दिखा सकते थे, लेकिन नहीं हो ना। और तुमने इंटरव्यू में कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर चला गया और तुम उससे बदला लेने के लिए यहाँ ज्वाइन कर रहे हो, इसलिए अपनी लिमिट में रहो। नौकर को नौकर की तरह पेश आना चाहिए, जुबान मत लड़ाओ मुझसे, कहकर दोस्तों वो एंड्रयू के पैर पे लात मार कर चला जाता है। इतने में जिना बाहर आ जाती है तो एंड्रयू पूछता है, तुम क्यों आई? जिना कहती है, वो मुझे गलत टच कर रहा था इसलिए यहाँ पर आ गई। एंड्रयू उसको डांटता है कि अरे उस पागल आदमी ने पैसे की बात क्या कर दी और तुमने सीधा हाथ उठा दिया, बताओ सोच समझकर कुछ भी नहीं करती क्या तुम? पैसों के लिए कुछ भी करोगी क्या? ये सुनकर जिना को भी गुस्सा आता है और वो उसके दूसरे पैर पे लात मार कर चली जाती है। एंड्रयू घर आता है तो जेजे बैठा होता है। एंड्रयू कहता है, देखिए मुझे वापस अमेरिका भेज दीजिए, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता, मेरा बाप मुझे देखना नहीं चाहता और वो नाथन वो तो मुझे भिखारी समझता है। जेजे कहता है, इतनी जल्दी हार मान गए तुम? है मैंने नाथन को रास्ते से हटाने का बड़ा प्लान बना के रखा हुआ है। असल में नाथन का एक केमिकल कंपनी के साथ टाई अप है और वो अपनी लैब में एक केमिकल यूज कर रहा है जो कि कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन यानी ऐसा पदार्थ जिससे कैंसर होता है, लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता। हमें बस किसी तरह उस प्लांट में जाकर T9 टैंक को खोल देना है, फिर देखो क्या होता है। दूसरी ओर दिखाते हैं कि कोई मास्क पहनकर प्लांट में जाता है और T9 टैंक को खोल देता है। अगले दिन की बात है, पेनी केन्या की मदद करने के लिए उसी हॉस्पिटल जाती है क्योंकि वो केन्या का मकसद जानना चाहती थी। केन्या उसे बताती है कि उस प्लांट में T9 टैंक है जिसमें कार्सिनोजन भरा हुआ है, उसी की वजह से यहाँ के लोगों को कैंसर हो रहा है। अगर लोगों को ये पता चल गया तो वो डोडो ग्रुप के खिलाफ लड़ने लगेंगे, इसलिए डोडो ग्रुप के लोग कैंसर पेशेंट्स को चुपचाप अपने हॉस्पिटल में ले जाकर फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं।
यहाँ पेनी डिसाइड करती है कि इसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। दूसरी ओर ऑफिस में सभी काम कर रहे होते हैं। जिना बहुत परेशान है क्योंकि उसे अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। एंड्रयू कहता है तुम मुझसे क्यों नहीं पूछती, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। जिना कहती है तुम खुद भिखारी हो, तुम कहाँ से दोगे पैसे। तभी ली को आता देखकर वो भागकर ली का हाथ पकड़ लेती है और कहती है आज मैं तुम्हें कॉफी खरीद कर दूंगी। वो कहता है कि देखो मेरे सर पे पहाड़ जितना काम है, टाइम वेस्ट मत करो और जाओ अपना काम करो। जिना कहती प्लीज यार मेरे खातिर बस 5 मिनट कहकर दोस्तों वो ली को जबरदस्ती खींच कर लेकर जाती है। उसे एक कैफे में बिठा कर कहती है मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए। ओहो अच्छा, तो इसीलिए जब नाथन ने कहा कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा तो तुम नाचने लग गई। जिना चिढ़ जाती है कि तुम्हें भी सब पता चल गया क्या। ली कहता है कि सिर्फ मुझे नहीं मेरी बुलबुल सबको पता चल गया है और वैसे भी मेरे पास $20,000 नहीं है। जिना उसका कोट पकड़ लेती है कि तुमने तो ट्रेनिंग में फर्स्ट आकर 2 लाख जीते थे ना, मेरे लिए तुम्हारे पास 20,000 भी नहीं है। इतने में रोश से आकर ले को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए लेकर जाती है। असल में कल रात को किसी ने प्लांट का T9 टैंक खोल दिया था। सुबह जब एक वर्कर टैंक को चेक कर रहा था तो अचानक उस टैंक में प्रेशर कम दिख रहा था और जब उसने टैंक खोला तो ब्लास्ट हुआ और बुरी तरह चोट लग गई थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था और उस समय उसे केनिया और पेनी ने देख लिया था। केनिया प्रेस वालों के सामने खूब चिल्लाती है कि न जाने डोडो ग्रुप की वजह से और कितने जाने जाएंगी, कितने लोगों को कैंसर होगा। वो लोग तो अपने प्रोडक्ट्स में खतरनाक कार्सिनोजन यूज करते हैं, इसी वजह से इतनी तेजी से लोगों को कैंसर हो रहा है। सारे प्रेस वाले दोस्तों उसकी बात सुन रहे होते हैं, लेकिन तब डॉक्टर आकर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पर केनिया दोस्तों अपनी बात पर अड़ी रहती है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये एक खतरनाक कार्सिनोजन की वजह से हो रहा है। पर गार्ड्स केनिया को खींचकर बाहर लेकर चले जाते हैं और जब ये सब नाथन को पता चलता है तो वो अपने प्लांट से कार्सिनोजन को हटाने की कोशिश में लग जाता है और इन्वेस्टर्स घबराए हुए होते हैं कि अब क्या होने वाला है। नाथन कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। इतने में दोस्तों मोजो को दिखाते हैं। वो आकर एक मीटिंग के लिए बुलाता है सभी को। वहाँ जाकर नाथन कहता है कि हमारे प्रोडक्ट्स में कोई कार्सिनोजन है ही नहीं, हमने अपने प्रोडक्ट्स में खतरनाक सब्सटेंसेस यूज ही नहीं किया है आज तक। पर केनिया प्रेस को बता देती है कि डोडो ग्रुप के हर प्रोडक्ट में, फिर चाहे वो कपड़े हो, टॉयज हो या किचन आइटम्स, हर चीज में कार्सिनोजन एक कोटिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जा रहा है। उन प्रोडक्ट्स के लॉन्ग टर्म यूज से कैंसर होता है और ये पक्की बात है। पिछले 10 सालों में दुनिया भर के कैंसर केसेस में सबसे ज्यादा हमारे देश में पाए गए हैं। इसकी वजह है T9 गैस। पर दोस्तों यहाँ पर नाथन सभी को उल्लू बना रहा होता है कि हम तो एकदम सेफ हैं और पूरे रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, और जो भी ऐसी खबरें फैला रहे हैं कि हम कार्सिनोजन यूज करते हैं वो जरूर हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे जो हमारी तरक्की से जलते हैं और इसलिए बेवजह फालतू की बातें फैला रहे हैं। और मीटिंग के बाद जब वो बाहर आता है तो केनिया को टीवी पर डोडो ग्रुप के खिलाफ बोलते हुए देखता है। उससे आ जाता है गुस्सा कि इस औरत को ये सब पता कैसे चला। और इससे जेजे बड़ा खुश होता है क्योंकि वो तो चाहता ही था कि नाथन कहीं का ना रहे और वो नाथन की जगह फिर एंड्रयू को दिलवा दे। नाथन बहुत टेंशन में होता है और तब मोजो आकर कहता है कि तुम लाइव टीवी पर आकर बात करो, तभी सबको हम पर विश्वास होगा। वो भी लाइव टीवी पर आकर इंटरव्यू देने चला जाता है। असल में उसे एक स्क्रिप्ट दिया होता है जिसके आधार पर उसे बात करनी है। वो टीवी पर आकर कहता है कि बात यह है कि उस वर्कर ने गलत बटन प्रेस कर दिया था जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हुआ, और जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि हम कार्सिनोजन यूज करते हैं उस पर हम कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। केनिया, पेनी और किमी टीवी पर ये सब कुछ देख रही होती है। हालांकि उनके पक्ष में सच है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाती। पर तीनों किसी तरह नाथन को उसके किए की सजा दिलवाना चाहती है। दूसरी ओर लाइव टीवी में इंटरव्यू के बाद नाथन और मोजो ऑफिस में खाना खाने आते हैं। तब ली एक स्टाफ से कहता है कि टेबल पर लगे प्लेट्स और बाकी चीजें हटा दो, उसके बदले में डोडो ग्रुप में बने हुए प्लेट्स, बाउल्स और क्रॉकरीज अरेंज करवाओ। स्टाफ बिल्कुल वैसा ही करता है, पर नाथन ये बात नोटिस नहीं करता और डोडो ग्रुप की बनाई हुई प्लेट्स और बॉल में मजे से खाना खाता है। ली कहता है कि सर ये सारे बॉल्स और प्लेट्स हमारी कंपनी के बने हुए हैं। और ये सुनते ही नाथन तुरंत मुंह से खाना थूक देता है और कहता है मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगा, चलो किसी और अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, कहकर वो चला जाता है। दोस्तों अब ली को यकीन हो जाता है कि वाकई में ये डोडो ग्रुप के प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजन मिल रहा है और इसी वजह से ये उसमें खाने से डर रहा है। और ये भी सच है कि इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है। लेकिन कार्सिनोजन मिलाकर नाथन खूब पैसे कमा रहा है क्योंकि ये केमिकल उसे वही केमिकल कंपनी बेच रही है जिसके साथ इसका टाई अप है। ली और पैनी प्लान करते हैं कि अगर नाथन इतने लोगों की जान खतरे में डालने से नहीं कतरा रहा तो हमें जल्द ही जल्द उसे खत्म करना होगा। दूसरी ओर ऑफिस में सबको बताया जाता है कि आज चेयरमैन की बेटी सिंडी यहाँ पर आ रही है। जिना बड़ी खुश होती है कि कम से कम उसे तो इम्प्रेस कर पाएंगे हम। पर वो नहीं जानती दोस्तों कि उस दिन पार्लर में उसने जिसके बाल उखाड़े थे वही है चेयरमैन की बेटी। एंड्रयू अब जेजे की बातों को सोच रहा होता है।
जेजे ने बताया था कि तुम्हारी एक सौतेली बहन भी है जो विदेश से आने वाली है। वो नाथन की तरह पागल नहीं है। अगर हम नाथन को रास्ते से हटाने में सफल भी हो गए तो भी इस प्रॉपर्टी की वारिस चेयरमैन की बेटी सिंडी होगी, इसलिए तुम्हें उससे सावधान होगा। ये बातें दोस्तों जेजे ने उससे कही थी और ये सब कुछ सोचकर प्रेजेंट में एंड्रयू अपनी सौतेली बहन की राह देख रहा होता है। तब वहाँ पर सिंडी आती है। उसको देखते जिना के हाथ पैर तो कांपने लग जाते हैं कि ये मैं क्या देख रही हूँ, मैंने मार्किन के बाल उखाड़ दिए क्या। सभी लाइन में खड़े होते हैं। सिंडी हर एक को देखते हुए आगे बढ़ती है और आखिर में जिना को देखती है, पर जिना जल्दी से दूसरी ओर मुंह मोड़ लेती है। पर वो जिना को पहचान लेती है दोस्तों और कहती है, अच्छा तो तुम ही हो वो, अब आएगा ना मजा, ऊपर आ जाओ, हम अकेले में बात करेंगे। कहकर वो जिना को ऊपर लेकर आती है। पर तभी ली वहाँ पर आता है और उसे पता नहीं था कि सिंडी आ चुकी है। वो ऐलान करने लग जाता है कि सभी सावधान रहो, छोटी मालकिन आ रही है। बाकी लोग कहते हैं कि अबे तेरी आंखें जल गई हैं क्या, उधर देख ऊपर। ली ऊपर देखता है तो वहाँ सिंडी उसे घूर रही होती है और कहती है कि अच्छा तो तुम जानते थे कि ये महारानी यही काम करती है और तुमने जानबूझकर इसको पार्लर से जाने दिया। मैं तुम्हारी भी खबर लूंगी, ऊपर आ जाओ तुम। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जिना किस तरह चेयरमैन की बेटी को इम्प्रेस करने के लिए बड़ी उतावली थी, लेकिन जब पता चला कि चेयरमैन की बेटी सिंडी ही वो लड़की है जिसके बाल जिना ने उखाड़ दिए थे, तो जिना बड़ी टेंशन हो जाती है। फिर सिंडी जिना को पहचान भी लेती है और उसकी धुलाई करने उसको ऊपर भी लेकर जाती है। सिंडी ने दोस्तों ली को भी ऊपर केबिन में बुलाया था क्योंकि ली ने जिना को जानते हुए भी जानबूझकर उसे पार्लर से जाने दिया। तो चलिए पार्ट 9 की शुरुआत होती है ऊपर के केबिन में, जहाँ जिना डर के मारे सिंडी से माफी मांगती है और कहती, मैडम आप चाहे तो बदले में मेरे बाल उखाड़ लीजिए, मुझे थप्पड़ भी मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालना। सिंडी कहती है, थप्पड़? थप्पड़ भी कोई सजा होती है क्या? मैंने कब का तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है, समझी? जगह खाली करो अब। और जिना दोस्तों उसके आगे घुटने टेक देती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरा परिवार सड़क पे आ जाएगा मैडम। उसका दोस्तों इस तरह विनती करना ली को अपने पास्ट की याद दिलाता है, जब हॉस्पिटल में उसने जिना के पापा यानी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल दिया था। तब उस दिन उन्होंने भी ली के आगे इसी तरह घुटने टेक दिए थे। ली बहुत ही शर्मिंदा होता है कि मैं कभी कितना बेरहम हुआ करता था। वो सिंडी से कहता है कि आप इसे जॉब से निकालेंगी तो आप ही बदनाम होंगी। अच्छा, इसे नौकरी से निकालूंगी तो मेरी बदनामी क्यों होगी? ली कहता है कि इसे देखिए जरा, एकदम पागल लगती है ये। अगर इसने गुस्से में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया तो आपका सर शर्म से नीचे हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि एक मामूली से कर्मचारी ने चेयरमैन की बेटी के बाल उखाड़ दिए। बताइए। जिना सोच में पड़ जाती है कि अरे इसने तो मुझ पर पागल का लेवल लगवा दिया। पर सिंडी कहती है, हाँ ये बात भी सच है, तुम ठीक कहते हो। सुनो लड़की, ये तुम्हारी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, आइंदा मेरे साथ ऐसा करने का सोचा भी तो छुट्टियां कटवा दूंगी। ओके मैडम, थैंक यू। ये कहकर दोस्तों वो फिर सिंडी के पैर पकड़ने जाती है, लेकिन ली उसे उठा देता है कि ओवर एक्टिंग मत करो। सिंडी पूछती है कि एक बात बताओ, तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या? ये कहता है, अरे ये क्या कह दिया आपने, डेट और इसे? मैं पागल थोड़ी ना हूँ। इस तरह दोस्तों ली जिना को बचाने के लिए उसको चिढ़ा भी देता है। अब सिंडी जिना से कहती है, देखो मेरे बारे में इंटरनेट पर कुछ मत लिखना वरना बहुत बुरा होगा। कहकर वो दोनों को भेज देती है। बाहर आकर जिना ली से कहती है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है अभी। अब दोस्तों ली को लगता है कि मैंने इसकी नौकरी बचाई, जरूर मुझे थैंक यू कहने के लिए बुला रही होगी। तब दूसरे रूम में जाकर जिना कहती है, मेरी नौकरी बचाने के लिए तो पहले शुक्रिया, और तुम मुझे वो $20,000 कब दोगे ये बताओ। ओह, तो इसीलिए अकेले में मिलना चाहती थी। जिना कहती, प्लीज मदद करो यार, मेरी फैमिली की सिचुएशन जरा खराब है, मैं सूद समेत तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी तुमको पक्का। ठीक है, तुम अपनी फैमिली के लिए मांग रही हो इसलिए दे देता हूँ, पर मुझे सूद नहीं चाहिए। 2 महीने के बाद हर महीने मुझे $1,000 देती रहना, 20 महीने में पूरे हो जाएंगे। ओके। और दोस्तों जिना को ये डीलिंग पसंद आ जाती है और कहती है, थैंक यू। अब इनकी बातें सुनकर एंड्रयू को लगता है कि सिर्फ 20,000 के लिए इतना स्ट्रगल कर रही है। दूसरी ओर नाथन जेजे को काफी सुनाता है कि तुम कैसे लॉयर हो, केनिया मेरे खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट करने पर उतर आई हो और तुम तमाशा देखते रहे। मैंने तुम्हें इस केस से बाहर निकाल दिया है और आगे से ये सारा केस मोजो देख लेगा। कहकर दोस्तों वो इस केस को मोजो को सौंप देता है। जेजे कहता है, ये सब कुछ चल क्या रहा है, मेरे साथ इतना खराब बर्ताव क्यों कर रहे हो तुम? अब नाथन उसे कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें किमी और केनिया साथ होती है। नाथन कहता है कि तुम्हारी वाइफ किमी उस औरत के साथ मिली हुई है जो मुझे जड़ से उखाड़ कर फेंकने पे तुली हुई है। जेजे दोस्तों उसके जवाब में कुछ नहीं कह पाता और यहाँ दिखाते हैं रोशी को जो शूटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। अब उसका साथी जिसका नाम जेरार्ड है वो कहता है, टूडू ग्रुप को कहाँ से फंडिंग मिल रही है इसका पता लगाना जरूरी है। तुम इस पेन ड्राइव को वहाँ के सिस्टम में प्लग इन कर दो, सारा डेटा अपने आप इसमें कॉपी हो जाएगा। दोस्तों रोशी भी पेन ड्राइव लेकर ऑफिस जाती है और वहाँ के एक सिस्टम में उसे प्लग इन करती है और डेटा कॉपी होना शुरू हो जाता है। बाहर एक नोटिस भी होता है जिसमें साफ पता चल जाता है कि नाथन का मसन केमिकल्स नाम की कंपनी के साथ टाई अप है। रोशी उस डॉक्यूमेंट की फोटो भी ले लेती है और जेरार्ड को कॉल करके बताती है कि कुछ फाइल्स एक्सेस नहीं कर पा रहा है, पर जेरार्ड कहता है कि तुम कैसे भी करके सारा डेटा एक्सेस कर लो और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करो। यहाँ
से ली को दिखाते हैं जो पेनी के साथ बात कर रहा है। ये लोग भी दोस्तों इसी रिसर्च में लगे हुए हैं कि नाथन को फंडिंग कहाँ से मिल रही है। तब इन्हें भी मसन केमिकल्स के बारे में पता चल जाता है। उस कंपनी के कार्सिनोजन को अपने प्रोडक्ट्स में यूज करके नाथन बहुत सारे पैसे कमा रहा है, और उतना सारा पैसा जो कि काला धन है उसे वो कहाँ छुपा कर रखता है, ये बात बहुत सोचने वाली है। और उन पैसों को वो कैसे खर्च करता है, इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों इन्हें ढूंढने होंगे। दूसरी ओर नाथन को दिखाते हैं कि वो इन पैसों का करता क्या है। असल में वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों को, जो कि इलीगल बिजनेस करके उसे मुनाफा दिलाते हैं, उन्हें वो बहुत सारा पैसा देता है। एक रात की गैम्बलिंग में ही वो लगभग 1 बिलियन खर्च करता है। वो कई लड़कियों को डेट करता है और उन्हें कीमती चीजें भी गिफ्ट करता है। यही नहीं, इसके प्रोडक्ट से जिन लोगों को कैंसर होता है ना, उन कैंसर पेशेंट्स का ये फ्री ट्रीटमेंट करवाता है, ताकि सब इसे भला आदमी समझे और किसी को पता ना चले कि ये कैंसर इसी की वजह से हो रहा है। मतलब इसके प्रोडक्ट्स कितने खतरनाक है ये किसी को पता ना चले, और किसी भी हालत में वो कैंसर पेशेंट्स इसके खिलाफ अपना मुंह न खोले। यहाँ ली और पेनी उस हॉस्पिटल में जाने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर एक और हॉस्पिटल को दिखाते हैं जहाँ नाथन के प्लांट के वर्कर को, जो कार्सिनोजन गैस के टैंक फटने से घायल हो गया था, उससे एडमिट किया गया है। अचानक उस आदमी का हार्ट बीट रुक जाता है। डॉक्टर पूरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि अगर बाहर बैठी केनिया और किमी को पता चल गया तो न सिर्फ डॉक्टर फंसेगा, बल्कि नाथन और उसकी सारी काली करतूतें सामने आ जाएंगी। इसलिए वो तुरंत सारे स्किन्स बंद करवा देता है। फिर वो एक इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए उसका हार्ट बीट वापस लाने की कोशिश करता है, पर बात नहीं बनती। बाहर तो ये लोग दरवाजा पीटने लग जाते हैं कि डॉक्टर क्या छुपा रहा है हमसे, उस आदमी को हुआ क्या। डॉक्टर भी टेंशन में नाथन को कॉल करके कहता है कि वो वर्कर मारा गया। अब यहाँ नाथन परेशान हो जाता है और कहता है कि किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, और तुम चुपचाप उसकी लाश को डोडो ग्रुप के हॉस्पिटल में भिजवा दो। डॉक्टर भी उसे इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलवा देता है दोस्तों। तब केनिया, किमी और उस मृत वर्कर की वाइफ और उसका भाई अंदर आते हैं। वो पूछते हैं कि उस वर्कर को कहाँ लेकर गए आप लोग। डॉक्टर कहता है कि देखिए, उसे तो हमने दोपहर को ही डोडो ग्रुप हॉस्पिटल भेज दिया था। केनिया और किमी को दाल में यहाँ पर दोस्तों बहुत कुछ काला लगता है, क्योंकि वाइफ को बिना बताए डॉक्टर उस आदमी को कहीं और कैसे शिफ्ट कर सकता है। तब वो उस एग्जिट डोर को देख लेती है और एक एम्बुलेंस वहाँ से निकल रहा होता है। केनिया भागकर उसके आगे खड़ी हो जाती है, लेकिन एम्बुलेंस इतनी तेजी से आता है कि केनिया को कुचल देता, और एन वक्त पर केमी उसको बचा लेती है। केनिया बताती है कि डोडो ग्रुप हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट की फैमिली को अलाउ किया जाएगा, इसलिए आप दोनों वहाँ जाकर पता लगाइए कि आपके पति को क्या हुआ। इस पर वर्कर की वाइफ और भाई डोडो ग्रुप हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ सिक्योरिटी चेक के बाद दोनों को अंदर अलाउ किया जाता है। वहाँ का डॉक्टर बताता है कि आपके पति की मृत्यु हो चुकी है। दोनों एकदम चौंक जाते हैं। तब जेजे आकर उन्हें अकेले में लेकर जाता है और एक एग्रीमेंट पर साइन करने को कहता है कि आपके पति के साथ जो हुआ उसके बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे। ये सुनकर दोस्तों उसकी वाइफ गुस्से में कहती है कि मेरे पति को तुम लोगों ने मार डाला और मुझसे झूठे एग्रीमेंट में साइन भी मांग रहे हो। तब जेजे का असिस्टेंट टेबल पर एक बॉक्स रखता है जिसमें करेंसी नोट भरे होते हैं। वो कहती है, मुझे पैसों से खरीदना चाहते हो तुम लोग? मैं इस केस को छोड़ूंगी नहीं, जरूर तुम सबको कानून के सामने लेकर आऊंगी। पर जेजे कहता है, एक बात बताइए, आपके पास क्या इतने पैसे हैं कि आप इस केस के लिए सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाते फिरे, वकील की फीस दे पाए? नहीं ना, मेरी बात मानिए, ये पैसे ले लो, ये सिर्फ अभी के लिए है। अगर आपने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया तो इससे कई गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे और फिर आपकी बाकी की जिंदगी आराम से कटेगी। सोच लीजिए, मैं बाहर वेट करता हूँ। कहकर वो बाहर चला जाता है दोस्तों। वर्कर की वाइफ बेचारी क्या करती, पति तो चल बसा, अब न्याय मिलने की उम्मीद के लिए वो कितने साल बर्बाद करे। यही सब सोचकर वो पैसे ले लेती है और उस एग्रीमेंट पर वो और उसका भाई साइन कर देते हैं। अब जेजे बड़ा खुश होता है, लेकिन जेजे ये सब कुछ कर क्यों रहा है, इसका पता अगले सीन में चलेगा दोस्तों। डोडो ग्रुप हॉस्पिटल के बाहर पेनी और ली अपनी कार में आए होते हैं और जेजे को जाते हुए देखकर वो समझ जाते हैं कि डोडो ग्रुप में शायद ही ऐसा कोई केस होगा जिसमें जेजे का हाथ ना हो। दूसरी ओर नाथन मोजो को डांट रहा होता है कि तुमने अभी तक केनिया को पकड़ा क्यों नहीं, वो मेरा इमेज खराब करने पे तुली हुई है। इतने में जेजे नाथन को एक खबर देता है और कहता है कि उस वर्कर की पत्नी और भाई ने इस पे साइन किया है कि उस वर्कर की मौत एक्सीडेंट थी, ना कि हमारी लापरवाही की वजह से हुआ। मैंने उन्हें कुछ पैसे देकर मामला सेटल करवा दिया है। ये सुनकर नाथन बड़ा खुश होता है और मोजो से कहता है, जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो जेजे ने करके दिखा दिया, तुम जा सकते हो, आगे का काम जेजे खुद संभाल लेगा। मोजो की दोस्तों यहाँ पर इंसल्ट हो जाती है और वो चला जाता है। नाथन कहता है कि तुमने वाकई अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हारी वाइफ उस केनिया का साथ क्यों दे रही है? जेजे कहता है कि ये भी तो मेरी एक चाल है, वो केनिया के साथ रहकर उसकी हर चाल को मुझे अपडेट करती रहती है, और अभी तो उसने केनिया का साथ भी छोड़ दिया है। असल में दोस्तों जेजे नाथन को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, लेकिन जब उसे पता चला कि नाथन को उसी पर शक हो गया है तो वो वापस उसका विश्वास जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अब नाथन को जेजे पर पूरा विश्वास हो गया है
यहाँ मोजो को दिखाते हैं जो ली को बुला भेजता है। ली बड़ा खुश होता है कि शायद कोई नया प्रोजेक्ट देने वाले हैं, पर मोजो कहता है कि तुम जिस T9 केस यानी कार्सिनोजन के केस को हैंडल कर रहे थे उसे मैंने रोशी को सौंप दिया है। तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि सिंडी तुमसे मिलना चाहती है, और हाँ, जाते जाते उसके लिए कॉफी लेकर जाना। ये चौंक जाता है कि मैंने कितने बड़े बड़े केसेस को सॉल्व कर दिया है, और ये लोग हैं कि मुझे नया प्रोजेक्ट देने के बजाय चेयरमैन की बेटी का कर्मचारी बना रहे हैं। और दोस्तों और कोई रास्ता भी तो नहीं होता। ली कॉफी लेकर सिंडी के कमरे में जाता है। सिंडी ने सारे फाइल्स नीचे गिरा कर रखे होते हैं। एंड ली को देखकर वो पूछती है, ये तुम्हारे हाथ में है क्या? ली कहता है, वही है जो तुमने मंगवाया था। वो अकड़कर कहती है, अरे अरे, मुझे इंस्टेंट कॉफी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जाओ कॉफी बीन्स को रोस्ट करवा कर पीस कर फ्रेश कॉफी बनवा कर लेकर आओ। ले भी सोच लेता है कि किसी न किसी दिन तो ना ये मेरे हाथ लगेगी और तब मैं इसको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। वो गुस्से में बाहर चला जाता है। तो वहाँ पर रोशी से वो मिलता है और कहता है, सिंडी ने मुझे एक इम्पोर्टेंट मिशन पूरा करने के लिए भेजा है। पर तभी दोस्तों ऊपर से सिंडी कहती है, अरे तुम यहाँ पर गप्पे लड़ा रहे हो, जाओ जल्दी जाकर कॉफी लेकर आओ, उसके बाद मेरे केबिन की सफाई भी तुम्हें ही करनी है। रोशी के सामने ली की बड़ी इंसल्ट हो जाती है यार। फिर दोनों लिफ्ट में होते हैं तो ली रोशी से पूछता है, तुम T9 प्रोजेक्ट में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो? रोशी का मकसद तो दोस्तों कुछ और ही है, लेकिन वो कहती है, हम सब भले ही सिलेक्ट हो चुके हो, लेकिन मैं खुद को सबसे बेस्ट प्रूव करना चाहती हूँ, इसलिए मैं T9 जैसे मुश्किल प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हूँ। तभी ली को पैनी का कॉल आता है, पर वो उठाता नहीं क्योंकि रोशी के सामने वो अपने प्लान्स डिस्कस नहीं करना चाहता, और कहता है कि स्पैम कॉल था इसलिए नहीं उठाया। तब रोशी को भी उसके साथ ही जेराल्ड को कॉल आता है। वो भी कॉल को इग्नोर करके कहती है, सेम स्पैम कॉल था। दूसरी ओर दिखाते हैं नेल को। वो एक पब्लिक फंक्शन में किमी को MLA पोजीशन के लिए अपनी पार्टी का कैंडिडेट घोषित कर देता है। एंड टीवी पर ये देखकर चेयरमैन चिढ़ जाता है कि मेरी मर्जी के खिलाफ अपनी बेटी को खड़ा करने की इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई, इतनी हिम्मत कहाँ से आई, देख लूंगा इसको मैं। नेल, जेजो और किमी इस बात को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं दोस्तों कि एक तरफ किमी पॉलिटिक्स में आ गई और केनिया उस पर विश्वास भी करने लगी है। दूसरी ओर जेजे ने नाथन का विश्वास जीत लिया है। नेल कहता है कि हमें इस तरह इन दोनों पक्षों को अपने कंट्रोल में रखना है। बस एक पक्ष साथ छोड़ दे तो दूसरा तो हमारा ही होगा साथ देने के लिए। सबसे पहले तो हमें नाथन को रास्ते से हटाना होगा। यहाँ से चेयरमैन की वाइफ को दिखाते हैं जो अपने बेटे नाथन के लिए शर्ट्स और शूज सेलेक्ट कर रही है। सिंडी पूछती है कि मम्मी ये सब क्यों खरीद रही हैं आप? भाई कहीं जा रहा है क्या? चेयरमैन की वाइफ कहती है, नहीं, डोडो ग्रुप का एक एड शूट कराने वाले हम। तुम्हारे पापा तो इसमें कोई इंटरेस्ट रखते नहीं, तो नाथन उस एड में एक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों अब सिंडी सोचती है कि इस कंपनी में मेरा बराबर का हिस्सा है, और वैसे भी भाई को कंपनी चलाना आता ही नहीं, मैं इस कंपनी को बढ़िया चलाने वाली हूँ। वो कहती है, भैया ही क्यों, मैं एड में एक्ट नहीं कर सकती क्या? मैं ही करूंगी एड। कहकर दोस्तों वो एड शूटिंग के लिए चली जाती है, और इतने में नाथन भी आ जाता है और कहता है कि एड शूटिंग तो मैं ही करूंगा। सिंडी कहती है, सुनो मेरी बात, आज से डोडो ग्रुप का फेस मैं बनूंगी। दोनों की दोस्तों यहाँ पर बहस हो जाती है, लेकिन आखिर में नाथन गिव अप कर देता है और सोच लेता है कि आज से इस पर भी एक नजर रखनी पड़ेगी। वो बाहर आता है तो ली को देखकर पूछता है कि क्या तुम सिंडी के लिए काम कर रहे हो? ली बेबस होकर कहता है कि हाँ, बट सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम? मतलब सिंडी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता बताइए। नाथन कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें सिंडी की हर चाल की अपडेट मुझे देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, ये काम तो बहुत खुशी से कर लूंगा मैं। अब अगले सीन में पैनी ली को बताती है कि नाथन जो भी ब्लैक मनी कमा रहा है वो सारे पैसे एक गैंगस्टर को दे रहा है। वो वही गैंगस्टर उसके पैसे को कहीं सुरक्षित रख रहा है, और ये है वो गैंगस्टर बॉबी। दोस्तों नाथन जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना काला धन इसी के पास रखवाते हैं। अब वो ली को बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट दिखाती है। उस बिल्डिंग के निचले फ्लोर पर एक ऑफिस है जहाँ सिर्फ वहाँ के स्टाफ अलाउड है और कोई अंदर नहीं जा सकता। उसके ऊपर वाले फ्लोर पर बॉबी के आदमी रहते हैं। उसके भी ऊपर 6th फ्लोर पर एक क्लब है जहाँ पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और दूसरे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। आम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। और सबसे ऊपर है बॉबी का ऑफिस। हमें वहाँ जाकर उसके सिस्टम से सारा डेटा कॉपी कर लेना है। उसमें से हमें उन फंड्स की डिटेल्स मिलेंगी, पर उस बिल्डिंग में जाना तो नामुमकिन सा लगता है। ली पूछता है, एक बात बताओ, अगर नामुमकिन है तो हम जाएंगे कैसे? पैनी दोस्तों उसे उस बिल्डिंग के पास वाली बिल्डिंग की छत पर लेकर जाती है और कहती है, तुम्हें यहाँ से उस बिल्डिंग की छत पर कूदना है। ली तो घबरा जाता है कि मतलब मेरी अर्थी निकलवाने का तुमने फैसला पहले कर लिया, यहाँ से उस बिल्डिंग में मैं कैसे कूदूंगा? पैनी कहती है, कैसे कूदूंगा क्या, एक वायर के जरिए तुम्हें वहाँ पहुँचना है बस, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। वहाँ दोस्तों बॉबी के ऑफिस में कई लड़कियाँ आती है और बॉबी उन्हीं को देख रहा होता है। उनमें रोशे भी होती है दोस्तों। लगता है जरूर वो भी ली की तरह बॉबी के सिस्टम से डेटा कॉपी करने आई है। दूसरी बिल्डिंग से ली और पैनी देख रहे होते हैं कि बॉबी कब अपने ऑफिस से बाहर निकलेगा और कब ली वहाँ जाकर अपना काम तमाम करेगा। और बॉबी कमरे में यहाँ वहाँ घूमता है, फिर अपना सेफ खोल कर देखता है, लेकिन बाहर जाने का नाम नहीं लेता। आखिर कुछ देर के बाद वो कमरे से बाहर चला जाता है। तो अब ली के जाने का वक्त आ गया है,
लेकिन वो बड़बड़ाने लग जाता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। पर दोस्तों पैनी का असिस्टेंट एक वायर शूट करता है जो दूसरे बिल्डिंग पर जाकर फिक्स हो जाता है। ली तो डर डर कर वायर के जरिए किसी दूसरी बिल्डिंग पर जाकर गिर पड़ता है। पैनी पूछती तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? अरे ली चिढ़कर कहता है कि चोट लगी भी होगी तो तुम वहाँ बैठी कर क्या लोगी? बड़ी आई मेरा हालचाल पूछने वाली, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। अब वो बताती कि सुनो मेरी बात, साइड में एक वेंट है जिसके जरिए तुम डायरेक्टली उसके ऑफिस से पहुंच सकते हो। ली भी वहाँ पर जाता है। दोस्तों यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में जेरार्ड ने रोशी को बताया था कि बॉबी ने अपने क्लब में कुछ लड़कियों को बुलवाया था, तुम भी वहाँ पर चले जाना और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना। जेरार्ड ने उसे एक चाबी भी दी होती है कि इससे तुम वहाँ के कबर्ड को खोल पाओगी। ड्रेस चेंज करके तुम अपना काम शुरू कर देना। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जब क्लब में कोई नहीं होता तो रोशी उस चाबी से कबर्ड खोलती है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस होता है, वो पहन लेती है उसे। इसी बीच ली बॉबी के ऑफिस में आता है और बॉबी के लैपटॉप पर एक पेन ड्राइव प्लग इन करता है। वो तुरंत ही लैपटॉप को हैक करके उसका सारा डेटा कॉपी करने लग जाता है। इसी बीच ली को याद आता है कि बॉबी ने कोई सेफ खोला था उस समय एंड वो भी उस सेफ को ढूंढता है पर वहाँ कुछ नहीं होता। वो पैनी को बताता है तो वो कहती है ठीक से ढूंढो वहीं पर होगा। इसी बीच वहाँ पर दोस्तों किसी की आहट होती है। असल में बॉबी अपने ऑफिस लौट रहा होता है। पैनी ली को वार्न करती है कि वो पास आ गया है, तुम भाग जाओ तुरंत। पर अभी दोस्तों सिर्फ 78% डेटा कॉपी हुआ था। ली तुरंत जाकर दरवाजा लॉक करके वहीं बैठ जाता है। अब बॉबी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। तो वो सोचता है कि इसे तो मैंने लॉक किया ही नहीं, फिर ये खुल क्यों नहीं रहा है? लगता है जाम हो गया है। उसके आदमी कहते हैं कि दरवाजा तोड़ देते हैं सर, पर वो कहता है पागल मत बनो, दूसरी चाबी नीचे है, जाकर लेकर आओ। अंदर तो बेचारा ली टेंशन में बैठा होता है कि बस क्या होगा मेरा, कुछ ही सेकंड्स की बात है, बस पूरा डेटा कॉपी हो जाए तो काम हो जाए। इतने में बॉबी का आदमी दोस्तों चाबी ले आता है और ठीक उसी वक्त अंदर 100% डेटा कॉपी हो चुका होता है। वहाँ ली बड़ी टेंशन में होता है तो यहाँ हमें टेंशन होने लग जाती है कि ली पकड़ा ना जाए। वो जल्दी जल्दी पेन ड्राइव निकाल कर लैपटॉप को उस तरफ घुमा देता है जैसे वो पहले था। फिर वो स्विच बॉक्स पर पानी फेंक देता है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पावर हो जाती है कट। और उसी वक्त बॉबी दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वो मेंटेनेंस वालों को डांटने लगता है कि पैसे तो 1 तारीख को ले लेते हो चोर कहीं के, पर काम ढंग का नहीं करते। तभी वो देख लेता है कि ऊपर वेंट खुला हुआ है। वो समझ जाता है दोस्तों कि कोई अंदर आया है और कहता है जो भी है चुपचाप सामने आ जाओ वरना शूट कर दूंगा। टेबल के पीछे दोस्तों ली बैठा होता है। टेबल के पीछे ली को बैठा देखकर वो हंसता है कि फंस गए ना, अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ली उससे मुक्का मारकर बचने की कोशिश करता है। बाकी लोग उसको पकड़ लेते हैं लेकिन ली बहुत बढ़िया फाइट करता है। आखिर उसने कुंफू कराटे की ट्रेनिंग जो ले रखी थी वो सभी को मार गिराकर वहाँ से भागने लगता है तो उसका ब्लूटूथ हेडसेट गिर जाता है जिसके जरिए वो पैनी से कम्युनिकेट कर रहा था और गैंगस्टर का आदमी उसका पीछा कर रहे होते हैं। बॉबी सारे गार्ड्स को आगाह कर देता है कि वो ली को बिल्डिंग से निकलने न दे। इसी बीच रोशी देख लेती है कि बॉबी के सारे आदमी किसी को चेस कर रहे हैं एंड इस मौके का फायदा उठाकर वो बॉबी के कमरे में आती है। तब वो ली का एयरफोन देखती है और उसे कान में लगाकर सुनने लग जाती है। पैनी तभी ली से पूछती है कि तुम हो कहाँ पर। ली का नाम सुनकर रोशी समझ जाती है कि ली यहाँ पर आया था और बॉबी के आदमी उसी को चेस कर रहे हैं। दूसरी ओर ली को बॉबी के आदमी पकड़ लेते हैं। बॉबी उन्हें मारने आता है तो ली फाइट करना शुरू कर देता है पर वो उसके पेट में कोई नुकीली चीज घोंप देते हैं। तब होती है दोस्तों रोशी की एंट्री। वो सभी को मारकर ली को बचाकर लिफ्ट में लेकर जाती है। बॉबी के आने से पहले लिफ्ट का दरवाजा बंद भी हो जाता है। फिर वो लिफ्ट का सीसीटीवी कैमरा तोड़ देती है। ली मास्क उतार कर पूछता है तुम कौन हो और तुमने मुझे बचाया क्यों? पर रोशी दोस्तों मास्क नहीं उतारती और चुपचाप खड़ी रहती है। पर कहाँ ली उसका मास्क निकाल देता है और रोशी को देखकर वो हो जाता है शॉक। यहाँ पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली गैंगस्टर बॉबी के ऑफिस में घुस गया और उसने बॉबी के लैपटॉप से नाथन के काले धन का सारा डेटा पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया था। बॉबी और उसके गुंडों ने उसको पकड़ लिया और उसके पेट में नुकीली चीज घोंप दी थी और एंड वक्त पर रोशी ने उसको बचा लिया था दोस्तों। पर रोशी और ली एक दूसरे को देखकर बिल्कुल चौंक गए थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पार्ट 10 की शुरुआत में दिखाते हैं कि ये लोग लिफ्ट से नीचे भी नहीं जा पाते क्योंकि सारे गार्ड्स को बॉबी ने इन्फॉर्म कर दिया था कि किसी को बाहर मत जाने देना। तो ली और रोशी किसी दूसरे फ्लोर पर उतरकर सीढ़ियों से बचने की कोशिश करते हैं पर कहाँ वहाँ भी इनके गुंडे पीछे पड़ जाते हैं और कोई रास्ता न पाकर वो एक कमरे में खुद को लॉक कर लेते हैं। पर बॉबी के आदमी वो बाहर से दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। ली तो हार मान चुका था कि बस अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और ये 3rd फ्लोर है, यहाँ से नीचे कूद भी नहीं सकते। पर दोस्तों रोशी खिड़की पर एक किक करती है और वहाँ के लोहे का ग्रिल टूटकर बाहर गिर जाता है। इतने में बाहर बॉबी आ जाता है और दरवाजे को लात मार मार कर तोड़ देता है। वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि खिड़की टूटी हुई है। एक आदमी पूछता है कि अब क्या करे बॉस। बॉबी कहता है मेरे सर पे नाचो। अब एक गधों वो दोनों भाग गए, उनको पकड़ो, कूदो यहाँ से। इस पर दोस्तों 5-6 आदमी बाहर कूद जाते हैं एंड वो बाकी आदमियों को सीढ़ी से जाकर दूसरी तरफ से उन्हें लॉक करने को कहता है।
बॉबी भी निकलने वाला होता है कि उसे शक होता है कहीं वो बाथरूम में तो नहीं है। असल में दोस्तों ली और रोशी बाथरूम में ही छुपे थे। बॉबी धीरे से बाथरूम की ओर जाने लगता है पर ली उसके फुट स्टेप्स को सेंस कर लेता है और फटाक से दरवाजा खोलता है। बेचारे बॉबी की नाक कट जाती है और खून बहने लगता है। इसी बीच ये दोनों बचकर वहाँ से भाग जाते हैं पर ली ज्यादा दूर नहीं भाग पाता क्योंकि उसके पेट में चोट लगी हुई है। रोशी तुरंत उसको पास के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लेकर जाती है। कुछ ही देर में दोस्तों बॉबी भी अपने गैंग के साथ वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वो लोग यहीं कहीं होंगे, ढूंढो उन्हें और सबसे पहले तो मैं उनकी नाक काटूंगा। उसके आदमी भी उसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं जहाँ कई दुकानें हैं और ये दोनों दुकान में कार्डबोर्ड बॉक्सेस के पीछे छुप जाते हैं। रोशी झांक कर देखती है कि कहीं ये लोग आ तो नहीं गए पर तभी दोस्तों ली को किसी की आहट सुनाई देती है और वो रोशी को नीचे खींच लेता है और कस के पकड़ लेता है। वो लोग तो टॉर्च चलाकर ढूंढते हैं लेकिन अंदर किसी को न पाकर चले जाते हैं। तब जाकर ली रोशी को छोड़ता है और लगता है दोस्तों यहाँ इन दोनों के बीच एक तरह की अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है पर रोशी उसको धक्का दे देती है। तब ली चिल्लाता है तो रोशी घबरा कर उसके घाव को देखती है और कहता है ओहो ये चोट तो बहुत गहरी है, चलो यहाँ से निकलते हैं। पर ली कहता है कि मैं तो हिल भी नहीं सकता। रोशी की समझ में नहीं आता कि अब करे क्या दोस्तों। वो बाहर बॉबी उनको हर जगह ढूंढ रहा होता है। तब पेनी और उसका असिस्टेंट कार में वहाँ पर आते हैं पर बॉबी को देखकर वो तुरंत निकल जाते हैं। बॉबी उनकी कार को देख भी लेता है। यहाँ रोशी उस दुकान से एक फर्स्ट एड किट निकाल कर ली के घाव को सीने लग जाती है। लगता है एनआईए में उसे हर इमरजेंसी को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी गई है। बहुत बढ़िया। तो ये सब कुछ देखकर ली हैरान हो जाता है और पूछता है तुम सच बताओ तुम हो कौन। रोशी पूछती मेरी छोड़ो, पहले तुम बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है। इतने बड़े गैंगस्टर के ऑफिस में अगर तुम घुसे हो तो तुम्हारा जरूर बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट होगा पीछे से। इस पर ली भी पूछता है कि तुम बॉबी के ऑफिस में क्या कर रही हो, पहले ये बताओ। रोशी पूछती है क्या तुम नाथन के काले धन का डेटा चुराने आए थे ना। ली पूछता है ये तुम कैसे जानती हो, क्या तुम भी वही डेटा चुराने आई थी। रोशी कहता है अगर हमारा मकसद एक है तो क्यों ना हम दोनों पार्टनर्स बन जाए। लेकिन दोस्तों ली कहता है पार्टनर बनना तो कोई बड़ी बात नहीं है पर क्या मैं और तुम एक दूसरे पर कभी विश्वास कर पाएंगे। भाई सवाल तो बिल्कुल सही पूछा ली ने। यहाँ से पैनी को दिखाते हैं जो बड़ी टेंशन में है कि ली को न जाने क्या हो गया होगा। एंड तब ली आता है। पैनी को तब तसल्ली होती है कि चलो इसको कुछ नहीं हुआ। वो कहती है मैंने तुम्हें ऑफिस से निकल जाने को कहा था ना, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये कहता है देखो एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है पर मैं अपनी जान पर खेलकर सारा डेटा कॉपी करके लेकर आया हूँ। कहकर वो पैनी को पेन ड्राइव देता है और वो भी उसे लैपटॉप में प्लग इन करती है। और यहाँ होता है एक बड़ा लेकिन मजेदार ट्विस्ट। पूरे पेन ड्राइव में दोस्तों सिर्फ पॉन्स फिल्म होती है और कुछ भी नहीं होता। सोचे ली की क्या हालत हुई होगी। वो अपने आप को कोसने लग जाता है कि मैं कैसा गधा हूँ जो इसे कॉपी करने के लिए जान पर खेल गया। लगता है ये बॉबी का बच्चा सिर्फ यही वीडियोस अपने लैपटॉप में रखता है। दूसरी ओर दोस्तों बॉबी नाथन को बताता है कि मेरे ऑफिस में कोई आया और मेरे लैपटॉप से सारे पॉर्न वीडियोस कॉपी करके लेकर गया। अब दोस्तों नाथन तो हमेशा की तरह आसमान सर पे उठा लेता है कि ये तुमने कैसे होने दिया है, तुम्हारे आदमी के घास चरने गए हुए थे, पैसे सेफ है या उन्हें भी चोर लेकर चले गए, और वैसे मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं। तभी दोस्तों बॉबी का असिस्टेंट कहता है कि मुझे तो केन्या पर शक है, वही आपके काले धन के बारे में पता लगाने के लिए ये सब कुछ करवा रही होगी। नाथन कहता है कि तुम लोग ना उस पर कड़ी नजर रखना। यहाँ से दोस्तों उस वर्कर के मेमोरियल को दिखाते हैं जहाँ उसकी वाइफ, उसका भाई और केन्या उसे श्रद्धांजलि देते हैं। अब जेजे भी शोक मनाने की अच्छी एक्टिंग कर लेता है। हालांकि उसने वर्कर की वाइफ को अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे तो दे दिए थे। अब केन्या उस वर्कर की वाइफ से पूछती है आपके पति की मृत्यु को आपने एक्सीडेंट क्यों बना दिया, सच तो कुछ और ही है, कहीं उन लोगों ने आपको पैसे देकर जबरदस्ती तो ये सब कुछ नहीं कहलवाया। एन वक्त पर वहाँ पर जेजे आ जाता है और केन्या से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है वो औरत अपने पति को खोकर पहले से परेशान है और तुम अपने फायदे के लिए खामखा उसको और दुख क्यों दे रही हो। केन्या पूछती है तुम कौन हो। जेजे बताता है कि मैं डोडो ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। अच्छा तो तुम ही हो जिसने पैसे देकर इस औरत का मुंह बंद करवाया है। देखो मैडम मैं तुम्हारी चाल अच्छे से समझता हूँ। तुम्हारा पति जब मरा तो तुम पर कर्ज का बोझ लाद कर गया, ये मैं जानता हूँ, और उस कर्ज को चुकाने के लिए तुम इस तरह की पब्लिसिटी स्टंट्स कर रही हो। लगता है तुम्हारा मकसद डोडो ग्रुप पर कोई नया इल्जाम लगाकर हमसे पैसे हटना है। वो कहती है कि मैं T9 की पूरी जांच कर रही हूँ और ऐसे खतरनाक गैस को तुम लोग अपने प्लांट में यूज करते हो, इसका तो मैं पर्दाफाश करके ही रहूंगी। तब देखते हैं कौन क्या है, और जब मैं कोर्ट में एविडेंस दूंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कर क्या सकती हूँ। इस तरह जेजे का मुंह तोड़ जवाब देकर वो चली जाती है। अब यहाँ जेजे एंड्रयू के कान भरने लग जाता है कि तुम केन्या के साथ क्लोज होने की कोशिश करो और उसके पास हमारे खिलाफ जो भी एविडेंस है उसे छीन लो, तभी जाकर हम नाथन को रास्ते से हटा पाएंगे और फिर उसकी जगह तुम्हें मिलेगी।
लेकिन दोस्तों इन्हें बात करते हुए जिना देख लेती है और जेजे के जाने के बाद वो एंड्रयू से पूछ लेती है कि बताओ तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। एंड्रयू कहता है कि जेजे कह रहा था कि केने के पास जो एविडेंस है वो झूठा एविडेंस है, उसी के बारे में मुझे पता लगाना है बस। इस पर जिना कहती है तो मैं भी इस इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा साथ दूंगी, अगर मैंने अच्छा काम किया तो कंपनी मुझे प्रमोशन देगी, है ना। एंड्रयू मन ही मन हंस लेता है कि बस इस नादान का मैं करूँ क्या। वो कहता है कि ठीक है तुम भी मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन करो। अब आगे दिखाते हैं तो ये दोनों केन्या से बढ़िया दोस्ती बढ़ाने के लिए उसके साथ एक जगह खाना खा रहे होते हैं। तब उसे लैब से कॉल आता है और वो कहती है उस रिपोर्ट को संभाल कर रखिए क्योंकि उसमें T9 के खतरों के बारे में सारी डिटेल्स है। कहकर वो कॉल कट कर देती है और फोन को टेबल पर रखकर कुछ लेने के लिए जाती है। इसी बीच एंड्रयू उसके फोन से उस नंबर को नोट कर लेता है जिसने केन्या को अभी कॉल किया था। तो अगले सीन में तीनों उस लैब में जाकर रिपोर्ट ले लेते हैं, पर रिपोर्ट देखकर केन्या तो चौंक जाती है क्योंकि उसमें लिखा है कि T9 से कोई खतरा होता ही नहीं। लैब का इंचार्ज कहता है कि मैडम T9 असल में बहुत ही सेफ है, पिछली बार मेरे असिस्टेंट ने आपको कोई गलत रिपोर्ट दे दी थी, ये फाइनल रिपोर्ट है। दोस्तों हुआ ये था कि असल में एंड्रयू ने इस लैब का नंबर ले लिया था और जेजे को बताया था। जेजे ने इस आदमी को बस पैसों का लालच दिखाकर झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए कह दिया। अब केन्या परेशान हो जाती है। जिना पूछती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये रिपोर्ट गलत है। केन्या कहती है शायद तुम लोग डोडो ग्रुप के बारे में जानते नहीं, वो एक फ्रॉड कंपनी है, फ्रॉड लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग, और वो भी सिर्फ बिजनेस के लिए। ये कहकर दोस्तों वो चली जाती है। अब जेजे लैब में आता है और लैब इंचार्ज को पैसे देकर असली रिपोर्ट ले लेता है। उसमें लिखा था कि T9 बहुत ही खतरनाक केमिकल है। जेजे कहता है मैं जानता था कि नाथन जरूर कोई बड़ा कांड कर रहा है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। तभी वो इंचार्ज पूछता है जिसने झूठी रिपोर्ट केन्या को दिखाई थी कि सर आप अपना वादा तो पूरा करेंगे ना, मेरे लैब को डोडो ग्रुप स्पॉन्सर तो करेगा ना। जेजे कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। यहाँ चेयरमैन की वाइफ चेयरमैन के स्टडी रूम में जाती है तो वहाँ उसकी डायरी होती है, उसके अंदर से शैलोमी की फोटो गिरती है, यानी एंड्रयू की माँ की फोटो दोस्तों। और दोस्तों चेयरमैन के टेबल ड्रॉर में एक रिंग और शैलोमी का आईडी कार्ड होता है। बस यहाँ चेयरमैन की वाइफ चौंक जाती है कि चेयरमैन ने इन चीजों को यहाँ क्यों रखा हुआ है, और वो भी इतने साल के बाद। बस इतने में चेयरमैन का पी आ जाता है दोस्तों। चेयरमैन की वाइफ पूछती है क्या तुमने उनको सब कुछ बता दिया। वो कहता है कि हाँ मैंने उनका नमक खाया, उन्हें सच बता दिया। लेकिन दोस्तों चेयरमैन की वाइफ कहती है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें पछताना होगा, देखते रहना तुम। अब भी ये मोजो से मिलता है और कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी ओर चेयरमैन की वाइफ जेजे से कहती है मेरे पति अपने नाजायज बेटे को ढूंढने में लगे हुए हैं, इससे पहले कि वो उसका पता लगाए मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़के का पता लगाओ। यहाँ पे ये दोस्तों मोजो से कहता है चेयरमैन और शालोमी का एक बेटा है जो न जाने कहाँ पर है। चेयरमैन की वाइफ उसे ढूंढने में लगी हुई है, इससे पहले वो उसे ढूंढ निकाले तुम्हें उस लड़के को ढूंढ निकालना होगा और हम उसे चेयरमैन के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर वो लड़का चेयरमैन की वाइफ के हाथ लग गया ना तो वो जरूर उसे रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेगी। हमें अपने चेयरमैन का वफादार रहना है, समझे। चेयरमैन को उनका बेटा मिलना ही चाहिए। दूसरी ओर चेयरमैन अपनी बेटी सिंडी की खूब तारीफ करता है कि उस साइड में तुमने कमाल कर दिया बेटी, कमाल की एक्टिंग की है, जिस वजह से हमारी कंपनी का मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ गया और एड भी हिट हो गया है। यहाँ इसकी तारीफ हो रही होती है तो दूसरी ओर नाथन तो चल कर राख हो जाता है कि इस कंपनी में यही एक ढंग का काम मैं कर रहा था और ये काम भी सिंडी ने मुझसे छीन लिया। चेयरमैन भी कहता है कि आज से एड्स का काम सिंडी देख लेगी। अब कुछ टाइम के बाद चेयरमैन, नाथन और सिंडी लिफ्ट की ओर जाते हैं। दरवाजा खुलता है तो अंदर एंट्री होता है। वो चेयरमैन को यानी अपने पिता को देखने लग जाता है, पर चेयरमैन तो जानता ही नहीं कि यही उसका नाजायज बेटा है। इतने में नाथन उसे डांटता है कि ये तुम्हें पता नहीं है क्या वीआईपी लिफ्ट है, इसमें तुम क्यों आ गए। एंड्रयू कहता है कि सॉरी सर मुझे पता नहीं था, कहकर दोस्तों वो बाहर जाने लगता है। लेकिन चेयरमैन कहता है कोई बात नहीं, तुम भी हमारे साथ ही आ जाओ। अपने पिता को इतने करीब से देखकर एंड्रयू थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है। चेयरमैन के दोनों बच्चों के साथ उसे प्यार से बात करता हुआ देखकर एंड्रयू बहुत दुखी होता है कि यही प्यार मेरा भी तो हक था, लेकिन इन्होंने मुझे अपने से दूर रखा, क्यों। वो बहुत परेशान होता है बेचारा। अब हम केन्या को देखते हैं जो एंड्रयू और जिना को लेकर जेल आई होती है। वो बताती है कि यहाँ एक विटनेस है जो डोडो ग्रुप के लैब में काम करता था, उसे T9 के बारे में अच्छी जानकारी है। असल में इस आदमी से मिलकर लौटते वक्त ही मेरे पति मर गए थे, इसलिए हमें उससे मिलना चाहिए और उसके जरिए हमें सच का पता चल सकता है। पर दोस्तों इतने में इनकी खबर जेजे को मिल जाती है और वो बॉबी से पूछता है कि कहीं वो जेल वाला बंदा अपना मुंह तो नहीं खोलेगा ना। पर बॉबी कहता है कि जेल में सब मेरे आदमी है, डोंट वरी। वो एक शब्द नहीं कहेगा केन्या से। दोस्तों जेल में जब केन्या उस विटनेस से पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो, वो बहुत ही डरा हुआ लगता है और कहता है नहीं मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं, मैं नहीं जानता आपको। और केन्या कहती है अच्छा तुम्हारे पास तो मेरा नंबर भी है ना, तुमने मेरे पति को T9 के बारे में कुछ बातें बताई थी वो मैं भी जानती हूँ, तो प्लीज मुझे भी वो इन्फॉर्मेशन दो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के जरिए कई लोगों की जान बच सकती है। पर विटनेस एकदम डरा सहमा होता है क्योंकि वहाँ का गार्ड भी बॉबी से पैसे लेकर उसके लिए काम करता है। वो कुछ नहीं बताता और अचानक दौरा पड़ने की एक्टिंग करने लगता है।
इसलिए इन तीनों को बाहर भेज दिया जाता है और विटनेस को हॉस्पिटल। वहाँ पर बेड के साथ उसकी हथकड़ी लगाई होती है। पुलिस गार्ड ना कुछ देर के लिए बाहर जाता है, लेकिन अपना मोबाइल टेबल पर छोड़ देता है। एंड मौका पाकर विटनेस बड़ी मुश्किल से उस मोबाइल को उठाकर केन्या को कॉल करता है, क्योंकि उसे केन्या का नंबर पता था। केन्या इस तरफ बहुत दुखी होती है कि विटनेस ने उसकी कोई मदद नहीं की, पर तब उसे विटनेस का कॉल आता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाता, गार्ड लौट आता है और अपना मोबाइल छीनकर रॉन्ग नंबर कह के कॉल काट देता है। और इसके तुरंत बाद ही वो बॉबी को कॉल करके कहता है कि इस विटनेस ने केन्या को कॉल करने की कोशिश की, इसका क्या करना है अब। बॉबी कहता है कि उसे खत्म करना पड़ेगा, तुम एक काम करो, उसे हमारे केयर सेंटर में लेकर आ जाओ, वहीं होगी उसकी खातिरदारी। और आज रात मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तुम भी आ जाना, समझे, मजे करेंगे। असल में दोस्तों बॉबी अपने ऑफिस के वेंट को ठीक कर रहा होता है, क्योंकि ली ने उसको तोड़ दिया था। एंड रिपेयर के काम के लिए एक आदमी आया होता है, वो वायरिंग वगैरह ठीक कर देता है और वापस करंट चालू हो जाता है। असल में दोस्तों वायरिंग का काम करने के लिए कोई और नहीं बल्कि पैनी का असिस्टेंट आया होता है। वो वायरिंग ठीक करने के बहाने बॉबी के ऑफिस में कैमरा फिक्स करके चला जाता है, जिससे बाहर से पैनी और ली सब कुछ देख रहे होते हैं। पैनी पूछती है, एक बात बताओ, तुम रोशी पर भरोसा करते हो क्या? ली कहता है नहीं, पर जरूर उसके पीछे कोई है जो उसे इंस्ट्रक्शंस देता है। तुम्हें क्या लगता है कौन होगा वो? पैनी कहती है, या तो वो इंडस्ट्रियल स्पाई होगी या फिर एनआईए के लिए काम करती होगी। इस तरह दोस्तों पैनी लगभग रोशी की आइडेंटिटी का अंदाजा लगा लेती है। ये कहता है कि मैं उस पर भरोसा करूं या ना करूं, पर हाँ वो मेरी मदद जरूर करेगी, क्योंकि हम दोनों का मकसद एक ही है। अगले सीन में दोस्तों ली और रोशी की बातें चल रही होती है। ली कहता है कि मैंने बॉबी के ऑफिस में कैमरा फिक्स कर दिया है, मैं उसकी फुटेजेस तुम्हें भी दिखा सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो तो। उस दिन जैसे तुम बार गर्ल्स के साथ बॉबी के ऑफिस में गई थी, उसी तरह मुझे भी बॉबी के ऑफिस में काम दिला दो बस। रोशी कहते काम दिला दो? वो मेरा कोई रिश्तेदार है क्या जो मैं उसे कहूँगी और वो तुम्हें नौकरी पर रख लेगा? ली कहते नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, जिसने वहाँ घुसने में तुम्हारी मदद की थी ना, उसी से कहो कि मेरी भी मदद करे, वरना मैं तुम्हें इस कैमरे का फुटेज नहीं दूंगा, याद रखना। रोशी के पास भी दोस्तों और कोई रास्ता नहीं होता और वो कह देती कि ठीक है, मैं कोई तरकीब सोचती हूँ। तब इनकी टीम का एक और लड़का आता है जो रोशी को लेकर जरा पॉजिटिव है। वो परेशान हो जाता है कि ये हमेशा ली के साथ ही क्यों घूमती फिरती है। तो बॉबी के ऑफिस में लगे कैमरे से इन्हें पता चल जाता है कि वो असल में अपने गले में एक माला पहनता है, जिसमें एक हार्ड डिस्क है, उसी में काले धन की सारी डिटेल्स है। पर उसे निकालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉबी उसे हमेशा गले में पहन कर रखता है। इतना ही नहीं, वहाँ एक पेंटिंग के पीछे एक सीक्रेट लॉकर है जो सिर्फ बॉबी के फिंगरप्रिंट से खुलता है। उसमें काले धन का हिसाब किताब, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे होते हैं। ली कहता है देखो, तुम अगर उसे सेड्यूस करने में सफल रही तो हम उस हार्ड डिस्क और लॉकर दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। जोशी कहती है सेड्यूस? अरे मुझे तुमने वो समझ के रखा हुआ है क्या? जाओ जाओ, तुम जाओ और तुम उसे सेड्यूस करो। मैं फाइट कर सकती हूँ और तुम कहो तो उस बॉबी को चांद से मार भी सकते हो, लेकिन ये सेड्यूस फेड्यूस मुझे नहीं आता। ली दोस्तों उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि देखो देखो, जिस तरह माइकल को पकड़ने के लिए जिन्ना ने रिस्क लिया था और आखिर हम माइकल को पकड़ने में सफल भी हो गए, वैसे ही इसे भी एक काम समझ कर ही कर लो ना तुम, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। रोशी भी थोड़ा कन्विंस हो ही जाती है। तो ली कहता है सुनो मेरी बात, इस काम के लिए तुम्हें कोई ग्लैमरस ड्रेस पहनना होगा। दोनों अपने लिए नए ड्रेसेस खरीदते हैं। ली ने तो अपने लिए एक बारटेंडर का ड्रेस चुना था, क्योंकि रोशी ने क्लब में किसी से जान पहचान बना ली थी और उसी के जरिए ली को बॉबी की क्लब में बारटेंडर का काम मिल गया था। फिर ली रोशी को कोई पोज सिखाता है कि उसके सामने ये पोज दोगे तो उसको एकदम से तुम्हारी ओर अट्रैक्शन मिलेगा, और फिर तुम उसे सेड्यूस करना, आंखें इस तरह, ओंठ इस तरह से, और फिर देखना वो कैसे तुम्हारे ऊपर लट्टू हो जाएगा। रोशी भी दोस्तों वो सब कुछ करती है, लेकिन उसकी नजर रोमांटिक होने के बजाय बहुत डरावनी दिखती है। ली उसको डांटता है कि अरे भाई क्या कर रही हो, ऐसे घूरोगी तो वो तुम्हें गोली से उड़ा देगा उसी समय। तब दोस्तों ली उसको फिर सिखाता है कि तुम्हें कैसे करना है। इस तरह पूरी तैयारी करके दोनों क्लब में जाते हैं। बॉबी सारे बारटेंडर्स को ध्यान से देखता है और ली को देखकर पूछता है ये तो नया लग रहा है, कौन है ये? उसकी एक असिस्टेंट होती है जो बताती है ये न्यू अपॉइंटमेंट है सर। ली सर झुकाकर डायलॉग मारता है कि मैं पूरी ईमानदारी से आपके लिए काम करूंगा सर। बॉबी को भी उस पर विश्वास हो जाता है। फिर वो रोशी की तरफ मुड़ता है तो वो वही सब कुछ करती है जो ली ने उसको सिखाया था, और उससे रोमांटिक अंदाज में कुछ होता नहीं और वो आंखें फाड़कर बॉबी को घूरने लग जाती है। बॉबी उसको डांटता है कि कौन है ये, मैं भूत हूँ क्या जो तुम मुझे ऐसे देख रही हो, और ये क्या बेकार सा ड्रेस पहन के रखा हुआ है तुमने, चेंज करो इसको वरना काम से अभी निकाल दूंगा। उसके जाने के बाद रोशी ली को काफी सुनाती है कि देख लिया तुमने, तुम्हारा ये तरीका सेड्यूस करने का देख लिया, हो गया ना फेल। अब ली की भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। वो कहता है लगता है ये बॉबी अलग ही किस्म का आदमी है, खैर मेरे पास एक और आइडिया है। ये कहकर दोस्तों ली अचानक बेवजह रोने लग जाता है। रोशी डर जाती है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम रो रहे हो। ली कहता है यही तो मेरा नया आइडिया है, तुम बॉबी के सामने आंसू बहाओगे तो जरूर उसका दिल पिघल जाएगा, फिर चाहे वो जितना भी पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, उसे तुम पर तरस आएगा ही आएगा, और वो तरस अट्रैक्शन में बदल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। चलो ये भी ट्राई करके देख लेती हूँ। ये सोचकर रोशी बॉबी के सामने रोने लगती है। वो पूछता है कि यहाँ कर क्या रही हो तुम, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर वो गुस्से में
अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि इससे कहो कि रोती हुई लड़कियां मेरे क्लाइंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगर ये फिर कभी रोएगी ना तो इसको बोल दो कि नौकरी से निकाल दूंगा मैं। अब आगे दिखाते हैं कि रोज शिल्ली को पीट रही है, उसका गला दबाने लग जाती है कि आइंदा ऐसा बेहुदा आइडिया दिया तो तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ, मैं अपना खुद का आइडिया सोच लूंगी, समझे? तुम बस अपना मुंह बंद रखना। ली भी चौंक जाता है कि देखने में तो कितनी दुबली पतली है भाई, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है। दूसरी ओर दोस्तों, किमी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुकी है और वो डोडो ग्रुप के खिलाफ नारा लगाती है कि ऐसी बड़ी कंपनीज को हमें बंद करवा देना चाहिए जो लोगों की जान के साथ खेलते हैं। वो नेक काम मैं करूंगी, इसलिए मुझे वोट दीजिए। नील और पैनी कुछ दूर पर कार में बैठे ये सब कुछ देख रहे होते हैं। लगता है पैनी ने नील के साथ भी दोस्ती कर ली है और उससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रही है। वो नील से कहती है कि किमी का इन्फ्लुएंस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लोग उस पर विश्वास करने लगे हैं। नील कहता है कि अब तो हम सिर्फ पैसों के बल पर ही इसके इन्फ्लुएंस को तोड़ सकते हैं। इसके लिए मुझे जेजे से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो नाथन से कहकर पैसों का इंतजाम करेगा। ये सुनकर पैनी समझ जाती है कि अब नाथन इस इलेक्शन के लिए अपना काला धन यूज करने वाला है। अगर उन पैसों को ट्रैक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नाथन का सारा काला धन कहाँ पर है। और दोस्तों, वो ये बात ली को बता देती है। दूसरी ओर एंड्रयू और जिना उसी हॉस्पिटल में वॉलंटियर्स बन जाते हैं जहाँ केन्या काम करती है। असल में वो केन्या की जासूसी कर रहे हैं और जब वो कुछ पेशेंट से बात करते हैं ना तो वो बताते हैं कि हम केन्या का मुंह तक नहीं देखना चाहते, वो बहुत ही बुरी औरत है। इस तरह दोस्तों वो केन्या की भरपूर बुराई करने लगते हैं। पर जिना को न जाने क्यों इन लोगों की बातें झूठी लगती है। फिर वो एक छोटी बच्ची को खाना देने जाती है और वो बच्ची कहती है मुझे नहीं खाना। इतने में केन्या आ जाती है और जिना से कहती है कि तुम जाओ, इसे मैं संभाल लूंगी, ये मेरी बेटी है। ये सुनकर जिना चौंक जाती है भाई। वो बच्ची केन्या से कहती है मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे किसी और हॉस्पिटल में लेकर जाओ ना, यहाँ सब लोग आपकी बुराई करते हैं बस, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब आपकी कोई बुराई करे। केन्या बहुत इमोशनल होकर कहती नहीं बेटी, इस हॉस्पिटल में ही तुम्हारे मर्ज की दवा है, इसलिए हमें यहीं पर तुम्हारा ट्रीटमेंट करना होगा। फिर जिना उससे अकेले में मिलती है तो वो बताती है कि असल में मैं भी डोडो ग्रुप के लैब में काम करती थी। उस वक्त पहली बार T9 का लीकेज हुआ था, तब मेरी ये बच्ची मेरे पेट में थी। उस लीकेज की वजह से इसको कैंसर हो गया। पता नहीं अभी और कितने दिन सरवाइव कर पाएगी। अब तक सिर्फ मेरी बेटी ने ही इस डॉक्यूमेंट पर साइन किया है जिससे कि उसका ऑटोप्सी किया जा सके, और मैं नहीं चाहती कि जो मेरी बच्ची के साथ हुआ ना वो किसी और के साथ हो या किसी और के बच्चे के साथ हो। लेकिन पता नहीं बाकी पेशेंट्स इस डॉक्यूमेंट पर साइन करने को तैयार ही नहीं है। ये सुनकर दोस्तों जिना को बुरा लग जाता है और अब उसे यकीन होने लगता है कि शायद केन्या सच कह रही है और डोडो ग्रुप में वाकई T9 का यूज किया जा रहा है और उसका लीकेज भी पक्का हुआ होगा। इतने में केन्या को कॉल आता है और उसकी बेटी सांस लेने में बड़ी तकलीफ सह रही होती है। वो बेचारी घबराकर बेटी को देखने भागती है, तभी उसका फोन गिर जाता है और एंड्रयू वहाँ पर पहुँच जाता है। इसी बीच केन्या के फोन पर एक कॉल आता है जो कि डोडो ग्रुप के केयर सेंटर का नंबर है। ये देखकर जिना तुरंत फोन लेकर उस कॉल को अटेंड करती है। असल में वो विटनेस कॉल कर रहा है दोस्तों, जिसे केन्या जेल में मिली थी ना, और जेजे के कहने पर उसे डोडो ग्रुप के केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया था। याद है ना आपको? वो घबराकर कहता है कि मैडम मैं आपको सारा सच बता दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे इस केयर सेंटर से निकालिए वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे यहाँ पर। तब ये सुनकर जिना कहती है कि डरो मत, हम अभी आ रहे हैं। फिर कॉल कट करके वो आदमी फोन को बाहर फेंक देता है। इतने में वो डॉक्टर्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। तब जिना को दिखाते हैं जो एंड्रयू को बताती है हमें उस आदमी की मदद के लिए अभी निकलना होगा। मुझे तो लगता है कि केन्या सच कह रही है, पर एंड्रयू कहती नहीं नहीं नहीं, हमें यहाँ केन्या पर ही नजर रखनी होगी। देखा है तुमने केन्या कितनी बुरी औरत है, क्या कह रहे थे लोग? अपनी बेटी से उसने उस बच्ची की ऑटोप्सी कराने के लिए साइन कर लिया। और जिना कहती है मुझे अब डोडो ग्रुप पर ही शक होने लगा है, कहीं वो कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। ये सुनकर तो एंड्रयू भड़क जाता है। अच्छा, जिस कंपनी ने तुम्हें नौकरी दी उसी पर शक कर रही हो? तुम ठहरो, मैं अभी जेजे को बताता हूँ। वो बाहर जाकर जेजे को कॉल करता है और बताता है वो विटनेस जिससे केन्या मिली थी वो कोई सच बताने वाला है, उसका कुछ करो जल्दी। पर जेजे कहता है कि अगर वो विटनेस नाथन के खिलाफ कुछ कहने वाला है तो जरूर तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, उसकी बातें ध्यान से सुनो ताकि हम उसे नाथन के खिलाफ विटनेस के तौर पर इस्तेमाल करें और नाथन को फिर रास्ते से हटा दे, तभी तो तुम नाथन की जगह ले पाओगे। क्या सोच रहे हो? पर जेजे प्रॉब्लम तो यह है कि डोडो ग्रुप के हॉस्पिटल में तो सिर्फ पेशेंट्स की फैमिली को अलाउ करते हैं ना। जेजे कहता है कि हाँ, लेकिन लॉयर्स को अलाउ किया जाता है। तुम विटनेस के लॉयर बनकर जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। यहाँ से दोस्तों सीधे हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहाँ डॉक्टर विटनेस को कोई जानलेवा इंजेक्शन लगाने वाले हैं और एन वक्त पर जेजे कॉल करके कह देता है कि उस आदमी का लॉयर बाहर वेट कर रहा है, जाओ उससे मिलो। डॉक्टर घबरा जाता है कि इस आदमी का कोई लॉयर भी है क्या। वो बाहर आता है तो एंड्रयू और जिना खड़े होते हैं। वो खुद को विटनेस के लॉयर्स बताते हैं और कहते हैं कि हमें अपने क्लाइंट से मिलना है और अकेले में बात करनी है, अकेले में। डॉक्टर भी घबराकर उन्हें विटनेस के कमरे में भेज देते हैं। इनको देखकर विटनेस चौंक जाता है कि आप लोग कौन है। जिना उसे चुप कराकर पूछती है एक बात बताओ, तुम्हें ये लोग मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?
अगर तुमने सच बताया तो हम तुम्हें जान से बचा लेंगे। तब जाकर वो शांत होता है और बताता है, मैं डोडो ग्रुप के T9 केमिकल लैब में एक रिसर्चर था। जब मुझे एहसास हुआ कि T9 कितना खतरनाक है तो मैंने केन्या के पति को उसके बारे में सब कुछ बताया। उसने अपने फोन में मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, उसमें मैंने T9 की पूरी डिटेल्स बताई थी। अच्छा, और वो फोन है कहाँ पर? यहाँ से दोस्तों बॉबी को दिखाते हैं जो अपना सेफ खोलता है और उसी के अंदर वो फोन भी होता है, मतलब केन्या का पति का फोन। वो सेफ को बंद करता है तो डॉक्टर उसे कॉल करके कहता है उस विटनेस का लॉयर उससे मिलने आया है। बॉबी लॉयर का नाम पूछता है तो डॉक्टर बताता है उसका नाम जिना है। बॉबी कहता है जिना, और उस नाम की कोई लॉयर ही नहीं है। और दोस्तों क्योंकि ली बॉबी के ऑफिस में रखे कैमरे के जरिए सब कुछ सुन रहा था तो वो समझ आता है कि शायद जिना वही गई होगी, वही मतलब दोस्तों उस आदमी से मिलने के लिए। बॉबी आगे डॉक्टर से कहता है कि उन दोनों लॉयर्स को मत छोड़ना कैसे भी करके, वो जरूर जासूस होंगे। इसी बीच ली तुरंत जिना को कॉल करता है पर वो कहती है मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करूंगी। अब इससे पहले वो कट करे, ली पूछता है क्या तुम दोनों डोडो ग्रुप के हॉस्पिटल में हो? जिना चौंक जाती है कि तुम्हें कैसे पता चला? ली कहता है कुछ भी करो वहाँ से जल्दी निकलो, वहाँ खतरा है, तुम्हारी जान को खतरा है।